एवरीवन एंड वेलकम। कभी सोचा है हजारों साल पुरानी एक छोटी सी स्टैचू, मतलब सिर्फ 10 सेंटीमीटर की, हमें उस जमाने के बारे में क्या कुछ बता सकती है? एग्जैक्टली या फिर ये कि पत्थरों पर लिखे कुछ मैसेजेस एक पूरे एम्पायर की कहानी कैसे सुना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए हम एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में उतरेंगे। ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, ये हिस्ट्री के पजल्स हैं। बिल्कुल, जिन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे और कुछ ऑसम मेमोरी हैक्स भी देखेंगे, बिल्कुल कॉफी चैट स्टाइल में। तो तैयार हैं सब? तो फिर रेडी हो जाओ। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और कमेंट करके बताओ कि आप सबसे ज्यादा क्या सीखने के लिए एक्साइटेड हो। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी। बिल्कुल, आज के सफर में हम 22 अमेजिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक मैराथन सेशन होने वाला है ये। वाओ, 22 क्वेश्चंस। हाँ, हम मोहेंजोदारो की फेमस डांसिंग गर्ल से शुरू करेंगे, फिर एंशिएंट साइट्स की सैर करेंगे, स्तूपास और टेम्पल्स के सीक्रेट्स जानेंगे, अशोका के एडिक्स डिकोड करेंगे और बानी थानी और कलमकारी जैसी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। हर क्वेश्चन एक नया एडवेंचर है। एग्जैक्टली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहेंजोदारो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हमारा पहला सवाल, ये तो क्लासिक है। द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहेंजोदारो इज मेड ऑफ यूपीएससी सीएससी प्री 2025। ए कार्नेलियन, बी क्ले, सी ब्रॉन्ज, डी गोल्ड। ठीक है, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट। हाँ, तो ऑप्शंस पर जाने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी, है ना? राइट, लगभग 2500 बीसी। एग्जैक्टली। और उनका आर्ट एंड क्राफ्ट कमाल का था। द डांसिंग गर्ल इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ये सवाल बेसिकली आईवीसी की मेटलर्जी और मटेरियल साइंस की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। और इसकी माइक्रो स्टोरी भी बहुत फैसिनेटिंग है। सोचो, साल है 1926। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैकाय मोहेंजोदारो में एक छोटे से घर में खुदाई कर रहा है और वो धीरे धीरे मिट्टी हटा रहा है एंड ही फाइंड्स दिस टाइनी स्टैचू, सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की। पर उसका साइज नहीं, उसका एटीट्यूड देखो। एक हाथ हिप पर और एक्सप्रेसिव पोज। ऐसा लगता है जैसे वो 5400 साल पहले के टाइम में फ्रीज हो गई हो। बिल्कुल सही कहा, वो ह्यूमन एलिमेंट ही सबसे की है। चलो अब ऑप्शंस में डीप डाइव करते हैं। ओके। सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल सीधा है, मेड ऑफ मतलब किस मटेरियल से बनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शन ए कार्नीलियन। कार्नीलियन क्या है? ये एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। आईवीसी में यूज होता था। हाँ बिल्कुल, बीड्स बनाने के लिए, राइट? एग्जैक्टली। वो लोग बीड्स बनाने में मास्टर थे। लोथाल से कार्नीलियन बीड्स मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट होते थे। पर क्या डांसिंग गर्ल इससे बनी थी? नहीं, ये स्टैचू मेटालिक है, स्टोन नहीं। तो ए गलत। ओके, गॉट इट। अब देखो, यहाँ पे पेरिफेरल नॉलेज फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम। याद रखना, आईवीसी में स्टीयरटाइट, एगेट, लैपिस लजूली इन सब के बीड्स भी मिलते थे। लैपिस लजूली तो अफगानिस्तान से आता था, जो उनके ट्रेड नेटवर्क्स को दिखाता है। इंटरेस्टिंग। अब ऑप्शन बी क्ले। हाँ। क्ले या टेराकोटा, ये आईवीसी में बहुत कॉमन था। हमें हजारों टेराकोटा फिगरीन्स मिली हैं, जैसे कि मदर गॉडेस। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। राइट, पर डांसिंग गर्ल क्ले की नहीं है। उसकी डिटेलिंग, उसका स्लेंडर फॉर्म, वो क्राफ्ट्समैनशिप नेक्स्ट लेवल है। क्ले से वो पॉसिबल नहीं था, तो ऑप्शन बी भी गलत। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, ब्रॉन्ज पर, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये स्टैचू ब्रॉन्ज की है, जो कॉपर और टिन का अलॉय होता है। ब्रॉन्ज एज। एग्जैक्टली। ये आर्टिफैक्ट बताता है कि हड़प्पन्स ब्रॉन्ज एज के मास्टर्स थे, और जो टेक्निक उन्होंने यूज की उसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सीरे पेड्यू। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये क्या होती है? ये सुपर एडवांस थे। फर्स्ट मेक अ वैक्स मॉडल, देन कवर इट विद क्ले, फिर उसे हीट करो। वैक्स पिघलकर बाहर निकल जाएगा। ओके, तो अंदर एक खाली स्पेस बन गया। हाँ, फिर उस स्पेस में मोल्टन ब्रॉन्ज डालो। फाइनली मिट्टी का मोल्ड तोड़ दो और स्टैचू तैयार। वाओ, ये तो कमाल की टेक्निक है। और मजे की बात यह है कि ये टेक्निक आज भी इंडिया के कुछ हिस्सों में यूज होती है, जैसे बस्तर की ढोकरा आर्ट में। अमेजिंग कंटिन्यूटी। तो ऑप्शन डी गोल्ड क्यों नहीं? गोल्ड तो था उनके पास। हाँ, गोल्ड था, पर बहुत रेयर और प्रेशियस। हमें गोल्ड ज्वेलरी मिली है, बीड्स, आर्मलेट्स, पेंडेंट्स, पर वो ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज होता था, सॉलिड स्टैचूज कास्ट करने के लिए नहीं। तो डी भी इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए तो एलिमिनेशन लॉजिक कैसे लगाएं? सिंपल, आपको पता है ये एक फेमस मेटल स्टैचू है, तो आप स्टोन यानी कार्नीलियन और क्ले इन दोनों को हटा सकते हैं। बच गया ब्रॉन्ज और गोल्ड। राइट। और क्योंकि वो पूरी सिविलाइजेशन द ब्रॉन्ज एज कहलाती है, ब्रॉन्ज इज द मोस्ट लॉजिकल चॉइस। परफेक्ट। अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें? कोई मेमोरी हैक? बिल्कुल, मेमोरी हैक, थिंक बी फॉर ब्रॉन्ज एंड बी फॉर बोल्ड। द डांसिंग गर्ल का पोज बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट है ना? हाँ बिल्कुल। सो शी इज द बोल्ड ब्रॉन्ज गर्ल फ्रॉम मोहेंजोदारो। कूल ना? सुपर कूल। तो मिनी recap. In short, the dancing girl is a masterpiece of Harappan craftsmanship
made of bronze using the advanced lost wax technique. So C is our answer. चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। Matching archaeological sites. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग वाला है, सो पे अटेंशन। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूपीएससी सीएसई प्री 2024। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1. चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 2. इनाम गांव महाराष्ट्र कैलकोलिथिक साइट। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 3. मंगदू केरला मेगालिथिक साइट। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 4. सालीहंडम आंध्र प्रदेश रॉक केव श्राइन्स। In which of the above rows is the given information correctly matched? A. 1 and 2, B. 2 and 3, C. 1 and 3, D. 1 and 4. Okay. Broad micro theme. Ancient Indian archaeological sites. ये क्लासिक यूपीएससी ट्रैप लगता है। नाम, लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक तीनों पता होने चाहिए। Exactly. चलो एक एक पैर की स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। ओके। लोकेशन चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में है, विद्याधारी नदी के किनारे, उड़ीसा में नहीं। इट इज रॉन्ग, तो पेयर 1 इज इनकरेक्ट। ओके। पेरिफेरल नॉलेज, चंद्रकेतुगढ़ अपनी ब्यूटीफुल टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है और यहाँ रोमन वर्ल्ड के साथ ट्रेड के एविडेंस भी मिले हैं। ठीक है। अब पेयर 2 इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र चालकोलिथिक साइट, ये महाराष्ट्र में घोड़ रिवर के पास है। लोकेशन सही है। हाँ, और ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है चालकोलिथिक साइट का। चालकोलिथिक मतलब? कॉपर स्टोन एज। चालको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन। ये रीजन में न्यूलिथिक के बाद और फुल फ्लेश्ड ब्रॉन्ज एज से पहले का पीरियड था। सो दिस पेयर इज करेक्ट। परफेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज, इनाम गांव में हमें अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज, जॉर्वेवेयर जैसी पॉटरी और फैसिनेटिंग बरियल प्रैक्टिसेस के एविडेंस मिले हैं। ओके। नेक्स्ट पेयर 3 मानुगाडू केरला मेगालिथिक साइट। ये साइट मदानकावू मांगाडू के पास केरला में है और ये एक वेल नोन मेगालिथिक बरियल साइट है। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन। राइट। ये कल्चर साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट था, जहां बरियल्स को बड़े पत्थरों से मार्क किया जाता था। सो दिस पेयर इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। फाइनली पेयर 4 सालेहुंडम आंध्र प्रदेश रॉक केव श्राइन्स। सालेहुंडम आंध्र प्रदेश में है, वंशधारा रिवर के बैंक्स पर। ये एक फेमस बुद्धिस्ट साइट भी है। तो ये तो सही लग रहा है। रुको, इट्स नोन फॉर इट्स स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स, स्तूपास, चैत्यास, विहारास जो ईंटों से बने थे। यह जनता या एलोरा की तरह रॉक केव श्राइन साइट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक मिसमैच्ड है। सो दिस पेयर इज इनकरेक्ट। ओह आई सी, डिटेल इज द की। बिल्कुल। तो अब एलिमिनेशन लॉजिक बहुत सिंपल हो गया। पेयर 1 और 4 गलत हैं। हाँ। तो ऑप्शंस A, C एंड D गए। बचा क्या? ऑप्शन B। परफेक्ट। Mini recap. So only pairs 2 and 3 are correct. Inam Gaon is Jalgolithic site in Maharashtra or Mangadu is a megalithic site in Kerala. Always check all 3 parts: name, location and description. बिल्कुल। Famous ancient sites. नेक्स्ट पजल ये वाला रिलीजियस साइट्स पर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यूपीएससी सीएसई प्री 2023। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1 बेसनगर शेवाइट केव श्राइन। 2 भाजा बुद्धिस्ट केव श्राइन। 3 सितनवासल जैन केव श्राइन। How many of the above pairs are correctly matched? A. Only 1. B. Only 2. C. All 3. D. None. Right. Broad micro theme: religious shrines in ancient India. Let's examine each one. पहला बेसनगर। बेसनगर मतलब आज का विदिशा मध्य प्रदेश में। ये एक चीज के लिए वर्ल्ड फेमस है, द हेलियोडोरस पिलर, जिसे गरुड़ा स्तंभा भी कहते हैं। गरुड़ा स्तंभा। गरुड़ा तो लॉर्ड विष्णु के वाहन है। Exactly. इस पिलर को एक ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ने बनवाया था, जो वैष्णव बन गया था। So it's a Vaishnavite site, not Shaivite. Pair 1 is incorrect. Oh wow, ये तो बड़ा ट्विस्ट है। Peripheral knowledge. ये पिलर 2nd century BCE का है and it's one of the earliest pieces of evidence of Vaishnavism spread among foreigners. Great point. अब pair 2, भाजा। भाजा केव्स महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ये 22 रॉक कट केव्स का ग्रुप है, 2nd century BCE का, और ये हिनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। तो ये तो बुद्धिस्ट केव श्राइन हुआ। करेक्ट। सो दिस पेयर इज करेक्ट। ठीक है। पेयर 3 सितानवसाल जैन केव श्राइन, सितानवसाल तमिलनाडु में है। इसका नाम ही अबोर्ड ऑफ ग्रेट सेंट्स है। ये रॉक कट केव्स एंशिएंट जैन अबोर्ड्स थे, जहां जैन मंक्स रहते थे। यस। और ये केव्स अपनी ब्यूटीफुल फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए फेमस है, जो जैन आर्ट का बेहतरीन नमूना है। सो दिस इज अ जैन केव श्राइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ताली अर्थ है पेयर 1 गलत, पेयर 2 सही, पेयर 3 सही। हाँ। तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड का जवाब है 2, मतलब ऑप्शन बी ओनली 2। परफेक्ट। Remember the correct associations. Besnagar equals Vaishnavite, Heliodorus pillar. Bhaja equals Buddhist, Hinayana caves. And Sittanavasal equals Jain monks abode with frescoes. Got it. The concept of stupa. Okay, let's talk about stupas. ये बहुत important topic है. With reference to ancient India, consider the following statements. UPSC CSE pre-2023. With reference to ancient India, consider the following statements. 1. The concept of stupa is Buddhist in origin. With reference to ancient India, consider the following statements. 2. Stupa was generally a repository of relics. With reference to ancient India,
Consider the following statements. 3. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition with reference to ancient India. Consider the following statements. How many of the statements given above are correct? A. Only 1. B. Only 2. C. All 3. D. None. बिल्कुल ब्रॉड माइक्रो थीम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ये एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है लेट्स चेक ईच स्टेटमेंट जी। स्टेटमेंट 1 The concept of stupa is Buddhist in origin. ये क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है अच्छा। हाँ ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्री बुद्धिस्ट है स्टूपा का मतलब है हीप और पाइल पुराने जमाने में राजाओं या सेंट्स के अवशेषों पर मिट्टी या पत्थर के माउंट्स बनाने की ट्रेडिशन थी ओह, बुद्धिज्म ने इस एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया और इसे अपने रिलीजन का सेंट्रल फीचर बना दिया सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ओरिजिन बुद्धिस्ट नहीं है पॉपुलराइजेशन है very important distinction. ठीक है, statement 2. Stupa was generally a repository of relics. Yes, absolutely correct. ये इसका प्राइमरी फंक्शन बन गया बुद्धा या इंपॉर्टेंट मंक्स के रेलिक्स जिन्हें शरीरा कहते हैं स्टूपा के हार्ट में रखे जाते थे जिससे stupa और भी secret हो जाता था. Exactly. So this statement is correct. And statement 3. Stupa was a votive and commemorative structure. This is also 100% correct. Votive और commemorative का मतलब? Votive मतलब an offering. Devotees पुण्य कमाने के लिए स्टूपा बनवाते थे और commemorative मतलब to remember. ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स या प्लेसेस को मार्क करने के लिए बनाए गए जैसे बुद्धा's birth, enlightenment. हाँ लुम्बिनी बोधगया सारनाथ कुशीनगर इन सब जगहों पर स्टूपास बने सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट तो elimination logic लगाते हैं? स्टेटमेंट 1 गलत है Right. तो ऑल 3 सी गया और हमें पता है कि 2 और 3 सही हैं मतलब 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट द आंसर इज बी ओनली 2 Perfect. मेमोरी हैक स्टूपा को एक 3D हिस्ट्री बुक की तरह सोचो ये रेपोजिटरी ऑफ रेलिक्स है रिमाइंडर ऑफ इवेंट्स कमेमोरेटिव और रेवरेंस वोटिव दिखाने का तरीका है हाँ. पर याद रखना बुक का कवर डिजाइन मतलब माउंट बुद्धिज्म से पहले का है The concept of stupa is pre-Buddhist, but they became central to Buddhism as repositories for relics and as commemorative structures. So, statements 2 and 3 are correct. ब्रिलियंट Ashoka's major rock edicts. अब चलते हैं मौर्यन एम्पायर में एम्परर अशोका द ग्रेट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स यूपीएससी सीएसई प्री 2022 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स 1. Dholi, Odisha. Consider the following pairs. 2. Eragudi, Andhra Pradesh. Consider the following pairs. 3. Jogada, Madhya Pradesh. Consider the following pairs. 4. Kalsi, Karnataka. How many pairs given above are correctly matched? A. Only 1. B. Only 2. C. Only 3. D. All 4. Right. Broad micro theme. Ashokan inscriptions. अशोक के edicts पत्थर पर लिखा हुआ उनका ऑफिशियल गजेट था. ये सवाल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का टेस्ट है. Let's match them. Pair 1. Dholi, Odisha. धौली भुवनेश्वर के पास ओडिशा में है. करेक्ट. यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट्स का एक सेट है और एक ब्यूटीफुल रॉक कट एलिफेंट भी है. दिस पेयर इज करेक्ट. Okay. Pair 2. Eragudi, Andhra Pradesh. ये साइट कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है. Correct. यहाँ मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स दोनों मिलते हैं. This pair is also correct. ठीक है, 2 सही हो गए. पेयर 3 जोगाउडा मध्य प्रदेश. ये गलत है जागौडा भी एक मेजर रॉक एडिक्ट साइट है, पर वो भी ओडिशा में है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में नहीं. अच्छा धौली और जोगाउडा दोनों ओडिशा में हाँ. अब पेयर 4 कलसी कर्नाटका. ये भी गलत है. कलसी उत्तराखंड में है, यमुना नदी के किनारे, कर्नाटक में नहीं. ओह ओके कालसी नॉर्थ इंडिया की अकेली जगह है जहां 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का पूरा सेट मिलता है. तो हमारे पास 2 करेक्ट पेयर्स हैं और 2 इनकरेक्ट. यस, तो आंसर होगा बी ओनली 2. एग्जैक्टली. मेमोरी हैक कलिंगा वॉर कहाँ हुआ था? उड़ीसा में. राइट. तो सोचो वॉर के बाद अशोका ने पीस का मैसेज फैलाने के लिए 2 ऑफिसेज वहीं खोले, धौली और जोगाउडा, both in Odisha. Brilliant way to remember. And Kalsi is up in the north in Uttarakhand. Only Dholi and Eragude are correctly matched. Jaugada is also in Odisha and Kalsi is in Uttarakhand. Perfect. अगला सवाल एक बहुत ही famous temple पर है. The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veraval. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? UPSC CSE pre-2022. 1. Somnath Temple is one of the Jyotirlinga shrines. 2. A description of Somnath Temple was given by Al-Biruni. 3. Pran Pratishtha of Somnath Temple, installation of the present-day temple, was done by President S. Radhakrishnan. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. D. 1, 2 and 3. Broad micro theme, temple history and reconstruction. This question links current affairs with history. Let's verify each fact. Statement 1. Somnath Temple is one of the Jyotirlinga shrines. This is correct. Somnath, Gujarat में है and it is revered as the first of the 12 Jyotirlingas of Lord Shiva. ठीक है, statement 1 सही है.
Statement 2. A description of Somnath temple was given by Al-Biruni. Al-Biruni 11th century में महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आया था. हाँ, the famous scholar. राइट. अपनी बुक किताबुल हिंद में उसने सोमनाथ टेम्पल की वेल्थ और महमूद द्वारा उसके डिस्ट्रक्शन का जिक्र किया है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. Okay, 1 and 2 both correct. अब statement 3. प्राण प्रतिष्ठा was done by प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन. ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है. आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया. Right. उसकी प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को हुई थी और ये सेरेमनी उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, एस राधाकृष्णन ने नहीं. Oh, that's a crucial detail. वेरी क्रूशियल. Very good. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो statement 1 and 2 सही है, 3 गलत है. मतलब हमारा आंसर है A, 1 and 2 only. UPSC बहुत specific details पूछता है. ऑलवेज. Somnath is a Jyotirlinga. Al-Biruni described it, but the post-independence Pran Pratishtha was done by Dr. Rajendra Prasad. चलिए अगले भाग पर चलते हैं. Chaussat Yogini Temple, Morena. Time for a unique temple. With reference to Chaussat Yogini Temple situated near Morena, consider the following statements. UPSC CSE pre-2021. With reference to Chaussat Yogini Temple situated near Morena, consider the following statements. 1. It is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty. With reference to Chaussat Yogini Temple situated near Morena, consider the following statements. 2. It is the only circular temple built in India. With reference to Chaussat Yogini Temple situated near Morena, consider the following statements. 3. It was meant to promote the Vaishnava cult in the region. With reference to Chaussat Yogini Temple situated near Morena, consider the following statements. 4. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. 2, 3 and 4. Broad micro theme. Unique temple architectures. Let's check these claims. Statement 1. It is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty. Yes, ये मोरेना मध्य प्रदेश के पास एक सर्कुलर टेम्पल है जिसे कच्चप्पाघाता किंग देवपाला ने 11th सेंचुरी में बनवाया था. Statement 1 is correct. Okay. Statement 2. It is the only circular temple built in India. ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. Only. हाँ, ऐसे स्टेटमेंट्स पर हमेशा डाउट करना चाहिए. Exactly. इंडिया में और भी सर्कुलर टेम्पल्स हैं. So statement 2 is incorrect. ठीक है. Statement 3. It was meant to promote the Vaishnava cult. मंदिर का नाम देखो, 64 योगिनीज, मतलब 64 योगिनीज. योगिनी कल्ट तंत्रिज्म और शाइविज्म से एसोसिएटेड है, वैष्णविज्म से नहीं. सो दिस इज इनकरेक्ट. Got it. अब आखिरी स्टेटमेंट नंबर 4. इट्स डिजाइन वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग. Yes. इसका सर्कुलर डिजाइन जिसमें कई चेंबर्स हैं को देखकर ये पॉपुलर बिलीफ है कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग संसद भवन का इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया था. दिस इज अ वाइडली साइटेड बिलीफ, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो 1 and 4 करेक्ट है, 2 and 3 गलत. राइट. तो एलिमिनेशन से भी A, B and D बाहर हो जाते हैं, बचता है C, 1 and 4. परफेक्ट. Mini recap. It's a circular temple from the Kachapagata dynasty dedicated to yoginis, Shaivism, and is believed to have inspired the Parliament House design. क्लियर. Ancient water management. पानी की कीमत. Let's talk about water management. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? UPSC CSE pre-2021. A. Dholavira. B. Kalibangan. C. Rakhigadi. D. Ropar. Broad micro theme, Harappan urban planning. ये सवाल हरप्पन सिविलाइजेशन की ब्रिलियंट इंजीनियरिंग के बारे में है. Let's analyze the options. ऑप्शन ए, धौलावीरा. ये गुजरात में है एंड इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. धौलावीरा इज फेमस फॉर इट्स रिमार्केबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रेन वाटर को स्टोर करने के लिए लार्ज रिजर्वायर्स, डैम्स और चैनल्स बनाए थे. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है. Okay. What about the other options? बी, कालीबंगन. सी, राखीगढ़ी. डी, रोपर. ये सभी इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट्स हैं. कालीबंगन में हमें प्लाउड फील्ड मिला है, राखीगढ़ी लार्जेस्ट आईवीसी साइट है और रोपर में डॉग बिरियल मिला है. पर वाटर मैनेजमेंट के लिए धौलावीरा ही फेमस है. Uniquely famous. Their system was amazing and essential for survival in that arid region. The answer is definitely A, Dhaulamira. Got it. Mini recap. When you think of ancient water harvesting in an IVC context, the first name that should come to mind is Dhaulavira. बिल्कुल. Kalyana Mandapas. Let's talk about temple features. Building Kalyana Mandapas was a notable feature in the temple construction in the kingdom of UPSC CSE pre-2019. A. Chalukya. B. Chandela. C. Rashtrakuta. D. Vijayanagara. Broad micro theme. South Indian temple architecture. First concept. A Kalyana Mandapa क्या होता है? Kalyanam मतलब marriage in Tamil. Exactly. ये टेम्पल में एक डेकोरेटेड हॉल होता था जहां टेम्पल के डेटीज की सेरेमोनियल मैरिज कंडक्ट की जाती थी. Wow, that's beautiful. तो ये किसका फीचर था? ऊंचे ऊंचे गोपुरम्स, गेटवेज और इलैबोरेट कल्याणा मंडपास ये विजयनगरा एम्पायर के टेम्पल आर्किटेक्चर के डिफाइनिंग फीचर्स थे. कोई एग्जांपल? हम्पी में विट्ठला टेम्पल
इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। द आंसर इज डी, विजयनगरा। दिस फीचर इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, सो विजयनगरा इट इज। Mini recap. Kalyana Mandapas, marriage halls for deities, are a signature feature of the magnificent Vijayanagar temple architecture. Next question. Ranyo Ashoka sculpture. A very cool discovery. In which of the following relief sculpture inscriptions is Ranyo Ashoka, King Ashoka, mentioned along with a stone portrait of Ashoka? UPSC CSE pre-2019. A. Kanganahalli. B. Sanchi. C. Shahabaz Gadhi. D. Sohgora. Broad micro theme. Mauryan art and inscriptions. ये बहुत स्पेसिफिक सवाल है। हाँ. अशोका का स्टोन पोर्ट्रेट। Let's look at the options. Option A, कंगनाहल्ली, ये कर्नाटका में है। यहाँ एक स्कल्प्टेड स्लैब मिला है जिस पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में रान्यो अशोका लिखा है। रानियो अशोका मतलब किंग अशोका, करेक्ट। और उसके साथ एक राजा का पोर्ट्रेट भी है जिसे अशोका का पोर्ट्रेट माना जाता है। दिस इज द ओनली साइट विद अ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अमेजिंग। तो बाकी ऑप्शंस? बी सांची, सी शाहबाजगढ़ी, डी सोहगोरा। ये सब इंपॉर्टेंट मॉडर्न साइट्स हैं, सांची स्टूपास के लिए, शाहबाजगढ़ी एडिक्ट्स के लिए, पर रानियो अशोका नेम के साथ स्टोन पोर्ट्रेट सिर्फ कंगनाहल्ली में मिला है। वाओ, इसे याद कैसे रखें? मेमोरी हैक। थिंक कंगन, बैंगल एंड हल्ली, विलेज। इमेजिन अशोका का पोर्ट्रेट एक गांव में मिला जो एक कंगन की तरह रेयर जूल है। कंगनाहल्ली इक्वल्स अशोका's portrait. ग्रेट हैक। Mini recap. The only known stone portrait of Ashoka with his name inscribed as Ranyo Ashoka was discovered at Kanganhalli, Karnataka. लेट्स मूव टू पेंटिंग्स। बनी थानी पेंटिंग। चलो पेंटिंग की बात करते हैं। द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू द यूपीएससी सीएसई प्री 2018। ए. बुंदी स्कूल, बी. जयपुर स्कूल, सी. कांगड़ा स्कूल, डी. किशनगढ़ स्कूल। ब्रॉड माइक्रो थीम। राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। बनी ठनी एक आइकॉनिक इंडियन मिनिएचर पेंटिंग है। इट पोर्ट्रेज अ वुमन हु इज एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। इसे इंडिया की मोनालिसा भी कहते हैं, राइट? बिल्कुल। ये पेंटिंग निहाल चंद ने बनाई थी, जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से थे। किशनगढ़ स्कूल की क्या खासियत है? दे आर नोन फॉर देयर हाईली एग्जैजरेटेड फीचर्स, जैसे लंबी गर्दन, बड़ी आमंड शेप्ड आंखें एंड लॉन्ग फिंगर्स। दिस इज अ वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल। So the correct answer is D. Kishangarh School. यस, नो डाउट। Bani Thani, the Indian Mona Lisa, with its unique elongated features, is the masterpiece of the Kishangarh School of Rajasthani painting. ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग। Bodhisattva Padmapani. Another famous painting, the painting of Bodhisattva Padmapani, is one of the most famous and oft illustrated paintings at UPSC CSE pre-2017. A. Ajanta, B. Badami, C. Bagh, D. Ellora. Broad micro theme. Ancient Indian mural paintings. This is a very famous mural. Bodhisattva Padmapani, Lotus Bearer. Correct. ये म्यूरल पेंटिंग अजंता केव्स की केव 1 में है, महाराष्ट्र में। It shows the Bodhisattva in a moment of spiritual contemplation. This is the correct answer, A. Ajanta. Ajanta, okay. बदामी, बाग, एलोरा, इन सब जगहों पर भी इंपॉर्टेंट केव्स और पेंटिंग्स हैं, बट द आइकॉनिक पद्मपाणी म्यूरल इज स्पेसिफिकली इन अजंता। Memory hack for this. Memory hack. Think A for Ajanta and A for Adbhut amazing painting of Padmapani. Simple and effective. Mini recap. The world-famous mural of Bodhisattva Padmapani is located in Cave 1 of the Ajanta Caves. Next, Famous sun temples. let's chase the sun. Sun temples के बारे में सवाल। Which of the following are famous for sun temples? UPSC CSE pre-2017. 1. Arasavali. 2. Amarkantak. 3. Omkareshwar. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 3 only. And D. 1, 2 and 3. Broad micro theme, temple deities. Let's check each location. Statement 1. Arasavali. अरसावली आंध्र प्रदेश में है। यहाँ सन गॉड लॉर्ड सूर्य नारायण स्वामी का एंशिएंट हिंदू टेम्पल है। सो यस, इट्स अ सन टेम्पल। ठीक है, so 1 is correct. स्टेटमेंट 2, अमरकंटक। ये एक फेमस पिलग्रिमेज साइट है, पर ये नर्मदा रिवर के ओरिजिन और शिवा टेम्पल्स के लिए जाना जाता है, सन गॉड के लिए नहीं। सो दिस इज इनकरेक्ट। Okay, 2 is wrong. स्टेटमेंट 3, ओमकारेश्वर। ये मध्य प्रदेश में है एंड इट्स अ फेमस पिलग्रिमेज साइट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है, नॉट अ सन टेम्पल। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। The answer is A, 1 only. करेक्ट। पेरिफेरल नॉलेज। इंडिया के 2 और सबसे फेमस सन टेम्पल्स हैं, कोणार्क इन ओडिशा एंड मोधरा इन गुजरात। Good to know. Mini recap. Among the given options, only Arasavali in Andhra Pradesh is a famous sun temple. Omkareshwar and Amarkantak are primarily associated with Lord Shiva. चलिए अगले भाग में चलते हैं। Ajanta and Mahabalipuram. Let's compare two legends. What are common to the two historical places known as Ajanta and Mahabalipuram?
UPSC CSE pre-2016. 1. Both were built in the same period. 2. Both belong to the same religious denomination. 3. Both have rock-cut monuments. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 3 only. C. 1 and 3 only. D. None. Broad micro theme. Comparative art history. This is a great analytical question. Let's check statement 1. Same period. नहीं, अजंता केव्स 2nd सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के बीच बने। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स ज्यादातर 7th सेंचुरी CE में पल्लवा डायनेस्टी के अंडर बने। So not the same period. This is incorrect. Okay. Statement 2. Same religion. Ajanta is exclusively Buddhist. Mahabalipuram has Hindu monuments, Shaivite and Vaishnavite. So not the same religion. This is also incorrect. So 1 and 2 are wrong. Statement 3. Both have rock-cut monuments. Yes, this is the common link. अजंता रॉक-कट बुद्धिस्ट केव्स का कॉम्प्लेक्स है। महाबलीपुरम अपने रॉक-कट मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है, जैसे पंचरथास। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट कॉमन है। द आंसर इज B. 3 only. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ना? बिल्कुल। Ajanta and Mahabalipuram are from different periods and religions. But what they share is the magnificent technique of creating monuments by cutting into solid rock. अंडरस्टूड। एक और मैचिंग क्वेश्चन। ज्योग्राफी का टेस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। UPSC CSE pre-2016. Consider the following pairs. 1. Bodh Gaya Baghelkhand. Consider the following pairs. 2. Khajuraho Bundelkhand. Consider the following pairs. 3. Shirdi Vidarbha. Consider the following pairs. 4. Nasik yani Nashik Malwa. Consider the following pairs. 5. Tirupati Rayalaseema. Which of the pairs given above are correctly matched? A. 1, 2 and 4. B. 2, 3, 4 and 5. C. 2 and 5 only. D. 1, 3, 4 and 5. Broad micro theme. Historical geography of India. Let's go through them quickly. Pair 1. Bodh Gaya. It's in Bihar. Baghelkhand is in MP, UP. Incorrect. Pair 2. Khajuraho. It was the capital of the Chandela dynasty in the Bundelkhand region of Madhya Pradesh. Correct. Pair 3. Shirdi. It is in Ahmednagar district of Maharashtra, which is not in the Vidarbha region. Incorrect. Pair 4. Nasik. It is in Maharashtra. Malwa region is primarily in Madhya Pradesh. Incorrect. Huh. And pair 5. Tirupati. It is in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Correct. The सिर्फ pairs 2 and 5 are correct. The answer is C. Geography का टेस्ट हो गया ये तो। हाँ हाँ बिल्कुल। Correct matches are Khajuraho, Bundelkhand and Tirupati, Rayalaseema. बाकी सब गलत हैं। चलिए आगे। Deciphering Ashoka's edicts. The man who unlocked Ashoka's secrets. Who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? UPSC CSE pre-2016. A. George Buhla. B. James Prinsep. C. Max Muller. D. William Jones. Broad micro theme. Epigraphy and historical discovery. This is a very famous fact. A landmark moment in Indian history. And the answer is The edicts of Ashoka were deciphered in the 19th century by James Prinsep, an archaeologist and historian. He was the one who unlocked the Brahmi and Kharosti scripts. So the answer is straight up B. James Prinsep. No confusion here. Absolutely. Prinsep's deciphering was a breakthrough. उसके बाद ही हम अशोका द ग्रेट और मौर्यन हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ जान पाएं. It changed everything. Mini recap. James Prinsep was the genius who first deciphered Ashoka's edicts, changing our understanding of ancient Indian history forever. Great. Let's move to our next section. Kalamkari painting. Let's discuss a beautiful textile art. Kalamkari painting refers to UPSC CSE pre 2015 A hand-painted cotton textile in South India. And other options. Broad micro theme. Indian handicrafts and textiles. Let's first understand the term. Kalamkari. Kalam matlab pen, kari matlab work. Pen work. Exactly. It is a type of hand-painted or block-printed cotton textile produced in Andhra Pradesh. तो option A, a hand-painted cotton textile in South India, correct है. Yes. इसके दो मेन स्टाइल्स हैं, मछलीपट्टनम स्टाइल एंड श्रीकालाहस्ती स्टाइल. और थीम्स अक्सर हिंदू एपिक्स जैसे महाभारत एंड रामायण से होती हैं. बिल्कुल क्लियर है. Mini recap. Kalamkari is the traditional art of hand painting on cotton textiles from Andhra Pradesh with themes drawn from mythology. Next question. Earliest archaeological monument. Oldest कौन है? Chronology का test. With reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? UPSC CSE pre-2015. A. Lingaraja Temple at Bhubaneswar. B. Rock-cut elephant at Dholi. C. Rock-cut monuments at Mahabalipuram. D. Varaha image at Udaygiri. Broad micro theme. Chronology of Indian art. Let's put them on a timeline. Option A. Lingaraja Temple. Built around the 11th century CE. Option B. Rock-cut elephant at Dholi. This is associated with Ashoka's edicts, so 3rd century BCE, around 260 BCE. Okay, this is very old. Mahabalipuram. Built by the Pallavas, mostly in the 7th century CE.
And Varaha image at Udaygiri? This is from the Gupta period, around the 5th century CE. So 3rd century BCE is the oldest by far. That means rock-cut elephant at Dholi is the earliest. It's an Ashokan creation. Correct. To find the earliest, always check the timeline. The Ashokan era, 3rd century BCE, rock-cut elephant at Dholi is the oldest among the given options. Makes sense. Sculpture and site matching. Let's match these magnificent sculptures. With reference to the Indian history of art and culture, consider the following pairs. UPSC CSE pre-2014. With reference to the Indian history of art and culture, consider the following pairs. 1. A grand image of Buddha's Mahaparinirvana, Ajanta. With reference to the Indian history of art and culture, consider the following pairs. 2. A huge image of Varaha Avatar, Mount Abu. With reference to the Indian history of art and culture, consider the following pairs. 3. Arjuna's Penance, Mamallapuram. With reference to the Indian history of art and culture, consider the following pairs. Which of the pairs given above is are correctly matched? A. 1 and 2 only, B. 3 only, C. 1 and 3 only, D. 1, 2 and 3. Broad micro theme. Famous Indian sculptures. Let's check each pair. Pair 1. Buddha's Mahaparinirvana. A grand image showing Buddha's passing. Yes, this is a famous sculpture in Ajanta, Cave 26. Correct. Pair 2. Varaha Avatar. A huge image of Vishnu as the boar, Varaha, is found in the Udaygiri caves near Vidisha, Madhya Pradesh, not Mount Abu. Incorrect. Okay. Pair 3, Arjuna's Penance. इसे Descent of Ganga भी कहते हैं. Yes. This magnificent bas-relief monument is the highlight of Mamallapuram, which is another name for Mahabalipuram. Correct. So pairs 1 and 3 are correct. The answer is C. Exactly. Buddha's Mahaparinirvana is at Ajanta and Arjuna's Penance is at Mamallapuram. The famous Varaha Avatar sculpture mentioned is at Udaygiri, not Mount Abu. Got it. Chaityas versus Viharas. A classic question. Huh? The difference between Chaityas and Viharas. Some Buddhist rock-cut caves are called Chaityas, while the others are called Viharas. What is the difference between the two? UPSC CSE pre-2013. Broad micro-theme, Buddhist rock-cut architecture. This is about the functional difference. बहुत simple है. Let's hear it. Chaitya. A chaitya is a prayer hall or a place of worship. इसके end में एक stupa होता है. Think of it like a church or a temple. Okay. Chaitya equals prayer hall. Vihara. A vihara is the dwelling place or monastery for the monks. ये उनका residence था. Vihara equals residence. So the correct option will state that a chaitya is a place of worship while a vihara is a dwelling place. Simple and clear? Memory hack. Chaitya, church, prayer hall. Vihara, residence, monastery. Chaitya, prayer hall, Vihara, residence. याद रखना. Perfect. Let's test our knowledge of rock-cut caves. With reference to the history of Indian rock-cut architecture, consider the following statements. UPSC CSE pre-2013. With reference to the history of Indian rock-cut architecture, consider the following statements. 1. The caves at Badami are the oldest surviving rock-cut caves in India. With reference to the history of Indian rock-cut architecture, consider the following statements. 2. The Barabar rock-cut caves were originally made for ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. With reference to the history of Indian rock-cut architecture, consider the following statements. 3. At Ellora, caves were made for different faiths. Which of the statements given above are correct? A. 1 only, B. 2 and 3 only, C. 3 only, D. 1, 2 and 3. Broad micro theme, chronology and diversity of rock-cut caves. Statement surgery time. Statement 1. The caves at Badami are the oldest. Badami caves 6-7th century CE की हैं. Barabar caves 3rd century BCE उनसे बहुत older हैं. So statement 1 is incorrect. Okay. Statement 2. The Barabar rock-cut caves were originally made for ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. Caves आजीविका सेक्ट के लिए बनी थी, ये सही है. लेकिन उन्हें Emperor अशोका ने बनवाया था. उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं. Oh, another tricky detail. So 2 is also incorrect. Yes. Statement 3. At Ellora, caves were made for different faiths. Yes, Ellora is a UNESCO World Heritage Site, famous for its religious harmony. यहाँ Hinduism, Buddhism और Jainism तीनों धर्मों की rock-cut caves हैं. This statement is correct. So only statement 3 is correct. The answer is C. Details matter. It was Ashoka, not Chandragupta. Always. Barabar, caves are older than Badami. They were built by Ashoka for ajivikas. Ellora is the symbol of religious tolerance, with caves for 3 different faiths. Okay. Our final question for today. Places known for mural paintings. And our last question. Which of the following places are also known for mural paintings? UPSC CSE pre-2013. 1. Ajanta Caves.
2. Lipakshi Temple. 3. Sanchi Stupa. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only. B. 1 and 2 only. C. 1, 2 and 3. D. None. Broad micro theme, Indian mural painting traditions. Let's check them. Statement 1. Ajanta Caves. World famous for its magnificent mural paintings depicting Jataka tales. Absolutely correct. Correct. Statement 2. Lipakshi Temple. The Veerabhadra temple at Lapakshi in Andhra Pradesh is renowned for its beautiful ceiling and wall murals from the Vijayanagara period. Correct. Okay. 1 and 2 are correct. Statement 3. Sanchi Stupa. Sanchi is famous for its stupas and carved gateways or toranas, but not for mural paintings. वहाँ stories sculpture के through बताई गई हैं, painting के through नहीं. Incorrect. So, Ajanta and Lepakshi. That means B, 1 and 2 only. Correct. While Sanchi tells stories through stone carvings, Ajanta and Lepakshi are treasure troves of ancient and medieval Indian mural paintings. Wow, what a journey. Truly a marathon session. हमने इंडस वैली की गलियों से लेकर ग्रैंड विजयनगरा टेम्पल्स तक का सफर किया. Let's quickly recap what we learned. बिल्कुल. We saw how Harappans were master artists with the bronze dancing girl using the lost wax technique. We located key archaeological sites and understood why they are important from Chandraketugarh in West Bengal to Kanganahalli in Karnataka. हाँ, और हमने stupas का मतलब समझा. Right. We decoded the meaning of stupas. They are repositories of relics and symbols of faith with a pre-Buddhist origin. We explored the mighty Ashokan edicts deciphered by James Prinsep and saw how they spread his message of Dhamma. Paintings भी बहुत interesting थी. Yes, we appreciated the beauty of Indian paintings like Bani Thani from Kishangarh and the art of Kalamkari. And finally, we differentiated between chaityas, prayer halls, and viharas, monasteries, and explored the rich, diverse heritage of rock-cut caves at places like Ellora. आज हमने इतने सारे historical places और art forms के बारे में जाना, but here's a thought to ponder. ये सभी art forms, चाहे वो एक छोटी सी statue हो या एक विशाल temple, सिर्फ सुंदर चीजें नहीं हैं. That's a great point. They were a way of communication, a way of telling stories, of sharing beliefs. In a world before internet and books, this was their social media, their history book. बिल्कुल सही. So next time you see a piece of ancient art, don't just look at it. Try to listen to the story it's trying to tell. Think about it. We'll catch you in the next analysis. Tab tak, keep exploring. Have you ever a whole series of UPSC prelims MCQs के through? तो ये होने वाली है एक हाई यील्ड सुपर एंगेजिंग मास्टर क्लास. बिल्कुल. तो अगर आप चाहते हैं कि ये नॉलेज एक्सप्रेस आपसे मिस ना हो, तो एक छोटा सा काम कर दो. फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो. आपका सपोर्ट ही हमारी फुल स्पीड टिकट है. रेडी हो? चलो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. बिल्कुल. वेलकम एवरीवन. आज का सफर काफी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल होने वाला है. Okay. हम शुरू करेंगे म्यूरल पेंटिंग्स की खूबसूरत दुनिया से. ओके. फिर हम मास्टर करेंगे टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल्स, नागारा, द्रविड़ा और वैसारा. वो तीनों. हाँ. उसके बाद हम अशोकन एडिक्ट्स को डिकोड करेंगे, मुगल पेंटिंग के गोल्डन एज में डाइव करेंगे, गोल गुंबद जैसे विशाल डोम्स के सीक्रेट समझेंगे और एलोरा केव्स की रिलीजियस हार्मनी को एक्सप्लोर करेंगे. वाओ, पूरा सिलेबस कवर हो रहा है. हम क्वेश्चंस 23 से लेकर 46 तक सब कवर कर रहे हैं. हर सवाल एक नया कॉन्सेप्ट है और हम उन सबको मास्टर करने वाले हैं. परफेक्ट. चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से. ओके. सबसे पहले यूपीएससी सीएससी प्री 2013 का एक सवाल. ये है. कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस. 1. अजंता केव्स. 2. लेपाक्षी टेम्पल. 3. सांची स्तूपा. Which of the above places is also known for mural paintings? और options है A. 1 only, B. 1 and 2 only, C. 1, 2 and 3, D. None. Broad micro theme, ancient Indian paintings. चलो ऑप्शंस को टच करने से पहले एकदम कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. ये म्यूरल पेंटिंग आखिर है क्या? Good idea. देखो, म्यूरल शब्द लैटिन वर्ड म्यूरो से आया है, जिसका सिंपल सा मतलब है वॉल. अच्छा, दीवार. एग्जैक्टली. तो म्यूरल एक लार्ज स्केल पेंटिंग है जो सीधे किसी सॉलिड परमानेंट सरफेस पर की जाती है, जैसे दीवार, सीलिंग या इवन अ फ्लोर. हाँ. ये ऐसी पेंटिंग नहीं है जिसे आप दीवार पर टांग सकते हो. ये खुद दीवार है. Wow, that's a great way to put it. तो ये पब्लिक आर्ट है, सबके देखने के लिए. हाँ. मैं इमेजिन कर रही हूँ अजंता के मंक्स को. हाँ. वो सिर्फ अपनी केव्स डेकोरेट नहीं कर रहे थे, वो आने वाली जनरेशंस के लिए जातक टेल्स की एक विजुअल एनसाइक्लोपीडिया बना रहे थे. उनकी दीवार ही उनका कैनवस और उनकी टेक्स्ट बुक थी. परफेक्टली सेड. यही पावर है म्यूरल्स की, बड़ी बड़ी कहानियां एक ग्रैंड स्केल पर. तो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. हाँ, अब मजा आएगा. लेट्स डाइसेक्ट द ऑप्शंस. डीप ऑप्शन एनालिसिस. फर्स्ट, क्वेश्चन स्टेम चेक. कीवर्ड्स हैं नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स. तो हम ऐसी जगह को ढूंढ रहे हैं जो वॉल पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं, एवं किसी भी आर्ट के लिए नहीं. राइट. अब करते हैं स्टेटमेंट सर्जरी. ओके. स्टेटमेंट 1, अजंता केव्स. ये तो एन एब्सोल्यूट यस है. अजंता पूरी दुनिया में अपने बेहतरीन म्यूरल्स के लिए फेमस है. बिल्कुल. ये पेंटिंग्स जो 2 सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी CE के बीच की हैं, मेनली बुद्धा की लाइफ और जातक टेल्स को दिखाती हैं. और इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड. देखो, प्रीलिम्स के लिए याद रखना, अजंता महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास. ये एक प्योरली बुद्धिस्ट साइट है जहां 2 तरह की केव्स हैं, चैत्या यानी प्रेयर हॉल्स और विहारास यानी मोनेस्ट्रीज. और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. करेक्ट. और जो टेक्निक यूज हुई है उसे अक्सर फ्रेस्को सेक्को कहते हैं, जहां ड्राई प्लास्टर पर पेंटिंग होती है. ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है. गॉट इट. अब स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2, लेपाक्षी टेम्पल. ये भी एक बहुत बड़ा येस है. आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी का वीरभद्र टेम्पल अपने मंडपास की सीलिंग्स पर जो स्टनिंग म्यूरल्स हैं उनके लिए जाना जाता है. ये विजयनगरा पीरियड के मास्टरपीसेस हैं. अच्छा. पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड. लेपाक्षी म्यूरल्स का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट स्टाइल है. बोल्ड लाइंस, एक्सप्रेसिव आइज और एक लिमिटेड कलर पैलेट.
उनमें रामायणा, महाभारता और पुराणास के सीन्स हैं। तो विजयनगरा एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक हम्पी, थिंक लेपाक्षी। ओके, और सांची? स्टेटमेंट 3, सांची स्तूपा। ये एक डेफिनेट एनो है। सांची अपने मैग्निफिसेंट स्तूपा और उसके इंट्रिकेटली कार्व्ड गेटवेज, जिनको टोरेनास कहते हैं, उनके लिए फेमस है। राइट। इन टोरेनास पर बुद्धा के लाइफ के सीन्स हैं, लेकिन स्कल्पचर के फॉर्म में, पत्थर से तराशी हुई कला। ये दीवार पर पेंटिंग नहीं है। अच्छा, तो स्कल्पचर वर्सेस पेंटिंग का डिफरेंस है। एग्जैक्टली। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। सांची मध्य प्रदेश में है, एम्परर अशोका ने बनवाया था। एक स्तूपा सॉलिड डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर पेंटिंग का स्कोप वैसे भी नहीं है। सांची इज इक्वल टू स्कल्पचर। तो अब एलिमिनेशन लॉजिक कैसे यूज करें? सिंपल। जैसे ही आप 100% श्योर हो गए कि सांची स्टेटमेंट 3 गलत है, आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें 3 है। तो ऑप्शन सी गया। हाँ, अब आपको पता है कि अजंता तो पक्का सही है, तो ऑप्शन डी नन भी गया। अब बचे ए और बी। और क्योंकि हमने लपाक्षी को भी कंफर्म कर लिया है, तो आंसर बी ही होगा। देखा, सिंपल ना? आई लव दैट। तो इस इंफॉर्मेशन को लॉक करने का एक तरीका है। बस इनिशियल्स याद रखो, ALM, यानी 8 लवर्स म्यूरल्स। ए से अजंता, L से लपाक्षी, दोनों म्यूरल्स के लिए फेमस है। और सांची के लिए सांची स्कल्पचर, इजी पीजी। सो इन शॉर्ट, अजंता और लपाक्षी म्यूरल पेंटिंग के हॉटस्पॉट्स हैं। सांची स्टोन स्कल्पचर का चैंपियन है। ऑप्शन बी इज द क्लियर विनर। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीएससी प्री 2012 से है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द नगारा, द द्राविड़ा एंड द वेसारा आर दी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3 मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑप्शन बी 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स इनटू व्हिच द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, ऑप्शन सी 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी 3 मेन म्यूजिकल घरानास प्रेवलेंट इन इंडिया। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। ओके, ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। नगारा, द्रविड़ा और वेसारा, ये इंडिया के 3 प्राइमरी स्टाइल्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर हैं, जैसा कि शिल्पा शास्त्रास जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। राइट। ये बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन पर बेस्ड है। जैसे नगारा, ये स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है, हिमालयाज और विंध्यास के बीच। इसका डिफाइनिंग फीचर है एक लंबा कर्विलिनियर टावर, जिसे शिखारा कहते हैं। ठीक है। द्रविड़ा, ये स्टाइल सदर्न इंडिया में मिलता है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। इसका डिफाइनिंग फीचर है एक पिरामिडल टावर जो छोटे छोटे स्टोरीज से बना होता है, जिसे विमाना कहते हैं। एक और की फीचर है विशाल गेटवे, यानी गोपुरम। गॉट इट। और वेसारा? वेसारा, ये एक हाइब्रिड या मिक्स स्टाइल है जिसमें नागरा और द्रविड़ा दोनों के फीचर्स होते हैं। इसे मेनली डेक्कन रीजन में, स्पेशली कर्नाटका के चालुक्याज ने डेवलप किया। सुपर क्लियर ब्रेकडाउन। एक सिंपल सी एनालॉजी ट्राई करती हूँ। सोचो, आर्किटेक्चर एक सैंडविच बनाने जैसा है। अच्छा। नागारा स्टाइल एक लंबा सा बर्गर है जिसके ऊपर कर्व्ड बन है, शिखारा। द्रविड़ा स्टाइल एक मल्टी लेयर्ड क्लब सैंडविच है जो पिरामिड जैसा दिखता है, विमाना। हाँ, सही है। और वेसारा स्टाइल वो एक फ्यूजन सैंडविच है जो दोनों से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स लेता है। बस यही फंडा है। ब्रिलियंट एनालॉजी। अब इस अंडरस्टैंडिंग से ऑप्शंस को देखते हैं। चलो। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल बस इन 3 टर्म्स की आइडेंटिटी पूछ रहा है, सिंपल। ओके। अब ऑप्शन सर्जरी करते हैं। ए 3 मेन रेशियल ग्रुप्स, गलत। इंडिया में रेशियल ग्रुप्स का एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड एक्सेट्रा, एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। इन टर्म्स का उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। बी 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स, ये भी गलत। इंडिया की मेजर लैंग्वेज फैमिलीज हैं इंडो आर्यन और द्राविडियन। हाँ, द्राविडियन शब्द कॉमन है, लेकिन नागरा और वेसारा लिंग्विस्टिक फैमिलीज नहीं है। ये एक कॉमन ट्रैप है। अच्छा। सी 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर, ये है बुलजाई। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये तीनों क्लासिकल स्टाइल्स हैं। इसके एग्जांपल्स भी जरूरी हैं। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। नगारा के लिए सोचो खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश या कोणार्क का सन टेम्पल ओडिशा। द्रविड़ा के लिए सोचो थंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल या मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। दोनों तमिलनाडु में। करेक्ट। और वेसारा के लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स चालुक्यास के हैं, जैसे आईहोल और पट्टाडकल के टेम्पल्स कर्नाटका में। परफेक्ट। और लास्ट ऑप्शन? डी 3 मेन म्यूजिकल घरानास, एकदम गलत। म्यूजिकल घरानास अलग चीज है, जैसे ग्वालियर घराना, आगरा घराना या जयपुर घराना। परफेक्ट। चलो एक क्विक ब्रेन हैक। ये सब लेटर्स में ही छुपा है। नगारा फॉर द नॉर्थ, द्रविड़ा फॉर डाउन साउथ, और वेसारा इन दोनों का वैरायटी या हाइब्रिड वर्जन है जो बीच में मिलता है। तो फाइनल वर्ड ये है, नगरा नॉर्थ, द्रविड़ा साउथ और वेसारा हाइब्रिड, डेक्कन, ये तीनों इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर के ग्रैंड स्टाइल्स हैं। ऑप्शन सी सही है। चलो इस एनर्जी को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब टाइम ट्रैवल करते हैं गुप्ता पीरियड में, इस सवाल के साथ जो यूपीएससी सीएससी प्री 2010 से है। देयर आर ओनली 2 नोन एग्जांपल्स ऑफ केव पेंटिंग्स ऑफ द गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। वन ऑफ दीज इज पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स? ऑप्शंस है ए बाग केव्स, बी एलोरा केव्स, सी लोमस ऋषि केव, डी नासिक केव्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स, गुप्ता एरा। गुप्ता पीरियड रफली 4th to 6th सेंचुरी सीई को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, और सही रीजन से कहते हैं। इस टाइम आर्ट, लिटरेचर और साइंस का एक इनक्रेडिबल बूम हुआ था। हाँ। गुप्ता पेंटिंग्स स्पेशली अपनी रिफाइनमेंट, एलिगेंस और नेचुरलिज्म के लिए जानी जाती हैं। उनके आर्टिस्ट्स ने एक अलग ही लेवल का परफेक्शन अचीव किया था। मैं गुप्ता आर्टिस्ट को उस समय के मास्टर स्टोरी टेलर्स मानती हूँ। वो सिर्फ फिगर्स नहीं पेंट करते थे, वो इमोशंस पेंट करते थे। सही बात है। अगर आप अजंता की पेंटिंग्स देखो, एक्सप्रेशंस इतने सटल और रियल हैं, जैसे किसी मूवी का सीन टाइम में फ्रीज हो गया हो। यही उनकी स्पेशलिटी थी। बिल्कुल सही कहा। अब सवाल पूछ रहा है कि अजंता का गुप्ता पीरियड का जुड़वा कौन है। चलो ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल बहुत स्पेसिफिक है। एक एग्जाम्पल अजंता और दूसरा सर्वाइविंग एग्जाम्पल पूछ रहा है गुप्ता पीरियड केव पेंटिंग्स का। टाइम पीरियड यहाँ की है। ठीक है,
ऑप्शन सर्जरी, बाघ केव्स। ये सही जवाब है। बाघ केव्स मध्य प्रदेश में बागिनी नदी के किनारे स्थित हैं और ये स्टाइलिस्टिकली अजंता से बहुत मिलती जुलती हैं। अच्छा, इसीलिए कजिन कहते हैं। हाँ, पेंटिंग स्टाइल, डेली और कोर्टली लाइफ के थीम्स और ओवरऑल फील इतनी क्लोज है कि उन्हें अक्सर अजंता का कंटेम्परेरी काउंटरपार्ट माना जाता है। और एक्स्ट्रा नॉलेज? पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। बाघ केव पेंटिंग्स अजंता के रिलीजियस थीम्स के मुकाबले ज्यादा सेक्युलर और ह्यूमन सेंट्रिक हैं। सबसे फेमस पेंटिंग यहाँ केव नंबर 4 से है, जिसे रंग महल कहते हैं। पेंटिंग टेक्निक भी अजंता जैसी ही है, एक तरह का फ्रेस्को। ओके, तो एलोरा क्यों नहीं? बी, एलोरा केव्स। गलत, ये एक क्लासिक ट्रैप है। एलोरा एक मेजर केव साइट है महाराष्ट्र में, लेकिन इसका टाइमलाइन गुप्ता पीरियड के बाद का है। एलोरा की केव्स को मेनली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने पैट्रोनाइज किया, 6वीं से 10वीं सेंचुरी सीई के बीच। तो गलत टाइम पीरियड। और लोमस ऋषि? लोमस ऋषि केव, ये भी गलत। ये केव बिहार के बराबर हिल्स में है और ये बहुत पुरानी है। ये मौर्यन पीरियड 3rd सेंचुरी बीसीई की है। आजीविका सेक्ट के लिए बनाई गई थी। ये अपनी यूनिक आर्च्ड एंट्रेंस और हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर के लिए फेमस है, गुप्ता स्टाइल पेंटिंग्स के लिए नहीं। एंड नासिक? डी, नासिक केव्स। गलत, नासिक केव्स, जिनको पांडवलेनी केव्स भी कहते हैं, सतवाहना पीरियड की हैं, रफली 1st सेंचुरी बीसीई तो 3rd सेंचुरी सीई। फिर से ये गुप्ता गोल्डन एज से पहले की हैं। तो गलत टाइमलाइन? फैंटास्टिक ब्रेकडाउन। तो टाइमलाइन ही सब कुछ है यहाँ। ऐसे सोचो कि गुप्ता पीरियड एक सुंदर सा गार्डन था जहां आर्ट खिल उठा। गार्डन को हिंदी में बाग कहते हैं। तो गुप्ता पीरियड में आर्ट इतना खुश था कि बाग बाग हो गया। इससे गुप्ता एरा बाग केव से कनेक्ट हो जाता है और अजंता तो हमेशा A1 है, तो पेयर बन गया अजंता और बाग। एरा से है, तो ऑप्शन ए ही है। ओके, अगला सवाल। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी सीएसई प्री 2009 से। वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेंपल लोकेटेड? ऑप्शंस हैं ए भद्राचलम, बी चिदंबरम, सी हम्पी, डी श्रीकालाहस्ती। ब्रॉड माइक्रो थीम, फेमस टेंपल्स एंड देयर लोकेशंस। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। विरूपाक्षा टेम्पल कोई आम मंदिर नहीं है, ये मैग्निफिसेंट विजयनगर एम्पायर का दिल और आत्मा है। राइट। ये विरूपाक्षा यानी लॉर्ड शिवा के एक रूप को डेडिकेटेड है। खास बात यह है कि ये एक लिविंग टेम्पल है। एम्पायर के गिरने के बाद भी सदियों से यहाँ लगातार पूजा हो रही है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इमेजिन करो एक खंडरों का शहर, पूरा वीरान, लेकिन उसके बीच में एक मंदिर की घंटियां अभी भी बज रही हैं। हाँ। वो है विरूपाक्षा टेंपल, रेजिलियंस का प्रतीक। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? चलो पता करते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। सिंपल सवाल, कहाँ लोकेटेड है? ओके। ऑप्शन सर्जरी? गलत, भद्राचलम तेलंगाना में है और लॉर्ड रामा को डेडिकेटेड सीता रामचंद्र स्वामी टेंपल के लिए फेमस है। ओके। बी चिदंबरम। गलत, चिदंबरम तमिलनाडु में है और वहां का फेमस नटराजा टेंपल है, जहां शिवा कॉस्मिक डांसर के रूप में है। बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है, लेकिन विरूपाक्षा नहीं। ठीक है। सी हम्पी, ये सही जवाब है। विरूपाक्षा टेंपल कर्नाटका के हम्पी में पिलग्रिमेज का मुख्य केंद्र है। हम्पी विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल थी और अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपने विशाल खंडरों के कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है। इसके बारे में और कुछ? पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड, हम्पी एक खजाना है। विरूपाक्षा के अलावा वहां विजय वितला टेंपल है, जो अपनी म्यूजिकल पिलर्स और स्टोन चैरियट के लिए फेमस है। लोटस महल है और एलिफेंट स्टेबल्स हैं। पूरी साइट विजयनगरा शासकों, स्पेशली कृष्णदेवराया की शान का प्रतीक है। और लास्ट ऑप्शन? डी श्रीकालाहस्ती। गलत, श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश में है और श्रीकालाहस्तीश्वरा टेंपल के लिए फेमस है, जो एक वायु लिंगम है। गॉट इट। ये एक मस्ट नो लोकेशन है। विक्ट्री शब्द सोचो। एम्पायर का नाम था विजयनगरा, सिटी ऑफ विक्ट्री। उसकी कैपिटल थी हम्पी और वहां है विरूपाक्षा टेंपल। तो वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विरूपाक्षा, सब हम्पी ने। सिंपल भाषा में विरूपाक्षा टेंपल इक्वल्स टू हम्पी, कर्नाटका। बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स है, लेकिन अलग अलग मंदिरों के लिए। ऑप्शन सी हमारा जवाब है। ठीक है टीम, अब तैयार हो जाओ एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए। ये भी 2009 से ही है। यहाँ पर नॉलेज अच्छे से टेस्ट होती है। लिस्ट 1 में फेमस टेंपल्स हैं और लिस्ट 2 में स्टेट्स। ए विद्याशंकरा टेंपल, बी राजा रानी टेंपल, सी कंदारिया महादेव टेंपल, डी भीमेश्वरा टेंपल। 1 आंध्र प्रदेश, 2 कर्नाटका, 3 मध्य प्रदेश, 4 ओडिशा। ए A2 B4 C3 D1, B A2 B3 C4 D1, C A4 B3 C2 D1, D A4 B2 C1 D3। ब्रॉड माइक्रो थीम, टेंपल स्टेट मैचिंग। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल दिखने में थोड़े डरावने लगते हैं, हाँ लगते तो है, लेकिन अक्सर 1 या 2 सही पैर से ही सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिक ये है कि आप उस पैर को पहले ढूंढो जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। चलो लिस्ट के सबसे फेमस वाले से शुरू करते हैं। ओके, डीप ऑप्शन एनालिसिस। फाइंडिंग द एंकर। ज्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए इस लिस्ट में सबसे फेमस टेंपल है कंदारिया महादेव टेंपल। हाँ, खजुराहो। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे शानदार मंदिर है, जिसे चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। तो सी मैचेस विद 3। राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। अब ऑप्शंस देखो, इन ऑप्शंस में C3 है, सिर्फ A और B में। तो सी और डी आउट। हम 50-50 पर आ गए। करेक्ट। ये है एलिमिनेशन की पावर। फाइंडिंग द सेकंड एंकर। चलो एक और फेमस वाला ढूंढते हैं। राजारानी टेंपल इन भुवनेश्वर, उड़ीसा यानी ओडिशा, एक और वेल नोन मॉन्यूमेंट है। इसे उसकी ब्यूटीफुल कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। कलिंगा आर्किटेक्चर का जेम है। तो B मैचेस विद 4। ओके। अब अपने बचे हुए ऑप्शंस A और B पर वापस जाते हैं। ऑप्शन A में B4 है, ऑप्शन B में B3 है। क्योंकि हम जानते हैं B4 सही है, हम B को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका मतलब ए ही आंसर होना चाहिए। लेकिन चलो बाकी भी कंफर्म कर लेते हैं पूरी नॉलेज के लिए। हाँ जरूर। हाँ। ए विद्याशंकरा टेंपल, ये सुंदर मंदिर श्रृंगेरी कर्नाटक में है। ये यूनिक है क्योंकि इसका प्लान एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। तो ए मैचेस विद 2। ऑप्शन ए में A2 है, परफेक्ट। अच्छा। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। श्रृंगेरी शारदा पीठम के लिए फेमस है, जिसे आदि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था।
विद्याशंकरा टेम्पल में होयसाला और द्रविडियन स्टाइल्स का एक यूनिक ब्लेंड है। ओके, और आखिरी वाला? डी भीमेश्वरा टेम्पल। ये मंदिर द्राक्षारामम आंध्र प्रदेश में है। यह शिवा को समर्पित 5 पंचरामा क्षेत्रों में से एक है। तो डी मैचेस विद 1। ऑप्शन ए में D1 है, कंफर्म्ड। यही तरीका है, पूरी लिस्ट से घबराना नहीं है। अपना हीरो, अपना एंकर पॉइंट ढूंढो और एलिमिनेट करो। बस सबसे फेमस वाले लॉक कर लो, कंदारिया इन खजुराहो MP और राजा रानी कलिंगा किंगडम पर राज करते थे, जो मॉडर्न डे ओडिशा है। अगर सिर्फ ये 2 याद हैं तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो करेक्ट मैचिंग है A2, B4, C3, D1। विद्याशंकरा कर्नाटका, राजा रानी ओडिशा, कंदारिया महादेव MP और भीमेश्वरा AP। तो ऑप्शन ए चैंपियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की तरफ, जो यूपीएससी CSE प्री 2008 से है। पलिताना टेम्पल इज लोकेटेड नियर, और ऑप्शंस हैं ए भावनगर, बी माउंट आबू, सी नासिक, डी उज्जैन। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट्स। पहले तो पलिताना है क्या? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक मंदिरों का शहर है। वाओ। पलिताना टेम्पल्स जैन्स के लिए एक मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है, जो गुजरात में शत्रुंजया हिल पर स्थित है। ये एक विशाल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 900 से ज्यादा मंदिर है, जो 900 साल के दौरान बनाए गए। एकदम ब्रेथ टेकिंग नजारा है। सोचो, पूरा का पूरा पहाड़ फेथ को डेडिकेट कर दिया गया है और जनरेशंस ऑफ पीपल उस पर मंदिर बनाते गए। हाँ, ये सदियों की डिवोशन का एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। तो सवाल ये है कि ये अद्भुत मंदिरों का शहर किस शहर के पास है? चलो पता करते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल पालिताना के सबसे नजदीकी बड़े शहर के बारे में पूछ रहा है। ओके, ऑप्शन सर्जरी। ये सही जवाब है। पालिताना गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भावनगर सबसे नजदीकी बड़ा शहर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। इसके बारे में और कुछ? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। ये मंदिर सुतंबरा जैन्स के लिए पवित्र है। माना जाता है कि पहले जैन तीर्थंकरा आदिनाथ ने इस पहाड़ी पर आकर इसे पवित्र किया था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है कि पहाड़ी पर कोई रात में नहीं रुक सकता, पंडित भी नहीं, क्योंकि पूरी पहाड़ी को एक मंदिर माना जाता है। दिलवारा टेम्पल्स, वो अपने स्टनिंग मार्बल कार्विंग्स के लिए जाने जाते हैं। ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, तो याद रखना, पालिताना गुजरात में, दिलवारा राजस्थान में। ठीक है। नासिक, गलत। नासिक महाराष्ट्र में एक मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है और वहां प्राचीन बुद्धिस्ट केव्स पांडवलिनी भी हैं। इसका पालिताना से कोई संबंध नहीं। एंड उज्जैन? डी उज्जैन, गलत। उज्जैन मध्य प्रदेश में एक और मेजर हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा के लिए फेमस है। पालिताना और दिलवारा के बीच का ये क्लैरिफिकेशन काफी अच्छा था। ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो बहुत पोलाइट है। पालिताना, वो अच्छे भाव से भरा होता है। भाव से याद आएगा भावनगर। अ पोलाइट पर्सन हैज गुड भाव। पालिताना इज नियर भावनगर। शानदार जैन मंदिरों का शहर पालिताना शत्रुंजय पहाड़ी पर गुजरात के भावनगर शहर के पास स्थित है। ऑप्शन ए सही है। ओके, अब तैयार हो जाओ पत्थरों में संगीत के लिए। क्वेश्चन 29 2007। वेयर इज द फेमस विजया विठला टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर्स इमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड? ऑप्शंस हैं ए बेलूर, बी भद्रचलम, सी हम्पी, डी श्रीरंगम। ब्रॉड माइक्रो थीम, विजयनगरा आर्किटेक्चर। विजया विठला टेम्पल विजयनगरा एम्पायर का एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। ये विठला, जो लॉर्ड विष्णु का एक रूप है, उनको डेडिकेटेड है। सवाल खुद इसका सबसे यूनिक और माइंड ब्लोइंग फीचर हाईलाइट करता है। रंगा मंडप, जिसमें 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं। इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहते हैं, क्योंकि जब उन्हें हल्के से टैप किया जाता है तो उनसे संगीत की धुन निकलती है। ये तो बस अनबिलीवेबल है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये 16वीं सेंचुरी की अकूस्टिक इंजीनियरिंग है। सही में। ब्रिटिशर्स इससे इतने हैरान थे कि उन्होंने 2 पिलर्स को काट कर देखा कि अंदर क्या है, और उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ सॉलिड पत्थर। जीनियस। एकदम प्योर जीनियस। तो ये अनोखा अजूबा कहाँ मिलता है? चलो इसकी लोकेशन का राज खोलते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें म्यूजिकल पिलर्स वाले विजया विठला टेम्पल की लोकेशन ढूंढनी है। राइट। ऑप्शन सर्जरी, गलत। बेलूर कर्नाटक में चिन्ना केशवा टेम्पल के लिए फेमस है, जो होयसाला आर्किटेक्चर का एक प्राइम एग्जाम्पल है और अपनी इंट्रिकेट ब्रैकेट फिगर्स या सला भुंजिकास के लिए जाना जाता है। ओके। बी भद्राचलम, गलत। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि तेलंगाना में है और रामा टेम्पल के लिए फेमस है। हाँ, हम्पी, ये सही जवाब है। विजय विठला टेम्पल कर्नाटका के हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का ताज है। हमने हम्पी के बारे में पहले विरूपाक्षा टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। ये उस साइट का दूसरा सुपरस्टार टेम्पल है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आइकॉनिक स्टोन चैरियट भी है, जो एक्चुअली एक रथ के आकार में बना श्राइन है। ये इमेज बहुत फेमस है। ये इंडियन 50 रुपी नोट के पीछे है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन देवराया II के शासनकाल में शुरू हुआ था। वाह, ये तो पता होना चाहिए। डी श्रीरंगम, गलत। श्रीरंगम तमिलनाडु में विशाल श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के लिए फेमस है। ये दुनिया के सबसे बड़े फंक्शनिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, लेकिन यहाँ म्यूजिकल पिलर्स नहीं है। ये क्लासिक है, विजयनगरा को हम्पी से कनेक्ट करना ही है। टेम्पल का नाम है विजय विठला। इसे विजयनगरा एम्पायर ने बनवाया, और विजयनगरा सिटी ऑफ विक्ट्री एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी। सब कनेक्ट होता है। विजया इक्वल्स टू विजयनगरा इक्वल्स टू हम्पी। मैजिकल म्यूजिकल पिलर्स वाला मंदिर विजया विठला टेम्पल हम्पी कर्नाटका में स्थित सबसे शानदार मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ऑप्शन सी सही चॉइस है। चलिए अब मास्टर बिल्डर्स की एक और डायनेस्टी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30 यूपीएससी CSE प्री 2001 से। होयसला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन। ऑप्शंस है ए हम्पी एंड हॉस्पिट, बी हेलेबिड एंड बेलूर, सी मैसूर एंड बैंगलोर, डी श्रृंगेरी एंड धारवाड़। ब्रॉड माइक्रो थीम, होयसला आर्किटेक्चर। पहले तो होयसलास थे कौन? वो डेक्कन में, मेनली मॉडर्न डे कर्नाटका में 10th से 14th सेंचुरी तक शासन करने वाली एक शक्तिशाली डायनेस्टी थी। उनका टेम्पल आर्किटेक्चर यूनिक है और तुरंत पहचाना जा सकता है। वो एक सॉफ्ट स्टोन का इस्तेमाल करते थे, जिसे सोप स्टोन कहते हैं, जिसकी वजह से इनके स्कल्प्टर्स अत्यंत इंट्रिकेट और डिटेल कार्विंग्स बना पाते थे। उनके मंदिर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, वो पत्थर में तराशे गए आभूषण है। मैंने मंदिरों की तस्वीरें देखी हैं और विश्वास करना मुश्किल है कि ये पत्थर है। सही में डिटेल का लेवल इतना ज्यादा है, ऐसा लगता है जैसे दीवार का हर इंच एक कहानी सुना रहा हो।
तो इस अद्भुत कला के मुख्य केंद्र कहाँ हैं? चलो उन्हें ऑप्शंस में से ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक, हमें होयसला मॉन्यूमेंट्स की प्राइमरी लोकेशंस को पहचानना है। ओके। ऑप्शन सर्जरी, ए हम्पी एंड हॉस्पिट, गलत। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हम्पी विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल थी जो होयसलास के बाद आई। ये विजयनगरा आर्किटेक्चर है, होयसला नहीं। राइट। हैलिबिड एंड बेलूर, ये सही जवाब है। कर्नाटका में हैलिबिड और बेलूर होयसाला आर्किटेक्चर के एपिसेंटर्स हैं। ये उनकी कैपिटल्स थी और यहाँ उनके सबसे शानदार मंदिरों के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अच्छा, इनके बारे में और डिटेल। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड, स्पेसिफिक मंदिरों के नाम याद रखने हैं। बेलूर में शानदार चन्नाकेशवा टेम्पल है। हैलिबिड, जो पुरानी कैपिटल थी, द्वारा समुद्रा के नाम से भी जानी जाती है, में होयसालेश्वरा टेम्पल है। और कोई? हाँ, एक तीसरा की साइट है सोमनाथपुरा, जो केशवा टेम्पल के लिए फेमस है। इन तीनों को अक्सर होयसाला आर्किटेक्चर का गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। अब ये सब कलेक्टिवली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वाओ, ग्रेट। सी मैसूर और बैंगलोर, गलत। ये कर्नाटका के बड़े शहर हैं जिनका अपना इतिहास है, लेकिन ये होयसाला मॉन्यूमेंट्स के प्राइमरी सेंटर्स नहीं है, जैसे हैलिबिड और बेलूर हैं। ओके। श्रृंगेरी और धारवाड़, गलत। हम पहले ही जानते हैं कि श्रृंगेरी में विद्याशंकरा टेम्पल है जिसमें मिक्स स्टाइल्स हैं। धारवाड़ एक ऐतिहासिक शहर है लेकिन होयसाला सेंटर नहीं। ये जोड़ी हैलिबिड और बेलूर एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है जो पता होना ही चाहिए। होयसाला बॉयज के बारे में सोचो, वो कहाँ हैंग आउट करते हैं? वो हॉलिबिड और बेलूर क्लब में हैंग आउट करते हैं। HNB फॉर होयसाला बॉयज। इंट्रिकेट स्टार शेप्ड सोपस्टोन से बने होयसाला आर्किटेक्चर का हार्टलैंड कर्नाटका में हैलिबिड और बेलूर है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिटेल्ड नॉलेज का असली टेस्ट। यूपीएससी CSE प्री 1999 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय ज़ैनुल आबिदीन इंक्लूड्स 1. turret, 2. similarity with Buddhist pagodas, 3. Persian style. Which of the above statements are correct? Options हैं A. 1 alone, B. 1, 2 and 3, C. 1 and 3, D. 2 and 3. Broad micro theme, Indo-Islamic architecture, regional styles. श्रीनगर, कश्मीर की जामा मस्जिद आर्किटेक्चरल फ्यूजन का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। यह दिल्ली या आगरा की टिपिकल जामा मस्जिद जैसी नहीं है जिनके बड़े बड़े डोम्स होते हैं। Right. इसमें एक बहुत ही अलग लोकल कश्मीरी फ्लेवर है जो इस्लामिक आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स के साथ घुल मिल गया है। सवाल हमसे इसके की फीचर्स को पहचानने के लिए कह रहा है। तो ये ब्रिक और वुड में एक कल्चरल कॉकटेल जैसा है? परफेक्ट वे टू पुट इट। चलो इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। हाँ, डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक, हमें इस स्पेसिफिक मॉस्क के सही फीचर्स ढूंढने हैं। ओके। स्टेटमेंट सर्जरी, टरेट। एक टरेट एक छोटा टावर होता है। मॉस्क के आर्किटेक्चरल प्लान्स और सोर्स मटेरियल कंफर्म करते हैं कि ये क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें 4 प्रोमिनेंट टरेट्स हैं, हर तरफ एक। अच्छा। ये टिपिकल मिनारेट्स जैसे नहीं है बल्कि स्पायर्स जैसे ज्यादा हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, पगोड़ा वाला पॉइंट? स्टेटमेंट 2, सिमिलैरिटी विद बुद्धिस्ट पगोडास, ये कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक की फीचर है। टरेट्स की पिरामिडल छातें अपने लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ हिमालयन रीजन में दिखने वाले बुद्धिस्ट पगोडास की बहुत याद दिलाती हैं। राइट। ये लोकल प्री इस्लामिक ट्रेडिशंस का प्रभाव दिखाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। और पर्शियन स्टाइल, स्टेटमेंट 3। पर्शियन स्टाइल मॉस्क का ओवरऑल लेआउट जिसमें एक बड़ा सा सेंट्रल कोर्टयार्ड और आर्चेज का इस्तेमाल है, साफ साफ पर्शियन प्रभाव दिखाता है। ये उस दौर के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक कॉमन फीचर है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इसमें सब कुछ है। हाँ, एलिमिनेशन लॉजिक, क्योंकि हमने कंफर्म कर लिया है कि तीनों स्टेटमेंट्स टरेट, पगोडा लाइक रूफ्स और पर्शियन स्टाइल सही हैं, तो आंसर बी 1, 2 and 3 ही होना चाहिए। अ ट्रू सिंक्रेटिक मास्टरपीस। बिल्कुल। कश्मीर की जामा मस्जिद को एक 3-in-1 आर्किटेक्चरल आइसक्रीम की तरह सोचो। बेस कोन पर्शियन स्टाइल है, आइसक्रीम का स्कूप टरेट है और ऊपर जो चेरी है वो पगोडा के शेप की है। पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए तीनों जरूरी हैं। कश्मीर की जामा मस्जिद एक यूनिक आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसमें तीनों एलिमेंट्स हैं, टॉरेट्स, पगोडा लाइक रूफ्स जो लोकल प्रभाव दिखाते हैं और एक फाउंडेशनल पर्शियन स्टाइल। इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ऑप्शन बी जवाब है। चलिए आर्किटेक्चर से मॉडर्न पेंटिंग की तरफ गियर शिफ्ट करते हैं। क्वेश्चन 32 1999 से। द पेंटिंग्स ऑफ अबनिंद्रनाथ टैगोर हैव बीन क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस हैं ए रियलिस्टिक, बी सोशलिस्टिक, सी रिवाइवलिस्टिक, डी इंप्रेशनिस्टिक। ब्रॉड माइक्रो थीम, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का, जो मॉडर्न इंडियन आर्ट में एक लैंडमार्क मूवमेंट था। उस समय ब्रिटिश एकेडमिक आर्ट जो बहुत रियलिस्टिक था, इंडिया में काफी प्रमोट किया जा रहा था। राइट। अबनिंद्रनाथ टैगोर वो पायनियर थे जिन्होंने इसके खिलाफ रिएक्ट किया। वो एक ऐसा आर्ट स्टाइल बनाना चाहते थे जो मॉडर्न हो लेकिन उसकी जड़ें इंडियन ट्रेडिशंस में गहरी हो। तो वो बेसिकली पेंट ब्रश के साथ कल्चरल फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, सही है। उन्होंने वेस्टर्न आर्ट को देखा और कहा रुको, हमारे पास अपनी इतनी रिच हेरिटेज है, अजंता फ्रेस्कोस, मुगल मिनिएचर्स, राजपूत पेंटिंग्स, हम वेस्ट को क्यों कॉपी कर रहे हैं? वो हमारी अपनी आर्टिस्टिक आत्मा को वापस लाना चाहते थे। प्रिसाइजली, और वही कोर आइडिया इस सवाल का जवाब देने की है डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल उनकी पेंटिंग के स्टाइल को क्लासिफाई करने के लिए कह रहा है। ओके। ऑप्शन सर्जरी, गलत। वो तो एक्टिवली यूरोपियन रियलिस्टिक स्टाइल से दूर जा रहे थे। राइट। बी सोशलिस्टिक, गलत। आर्ट में सोशल थीम्स हो सकते हैं लेकिन उनका मूवमेंट एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से डिफाइन नहीं था, वो एक अलग कैटेगरी है। ठीक है। रिवाइवलिस्टिक, ये सही जवाब है। सोर्स कहता है कि उनका काम रिवाइवलिस्ट क्लासिफाई किया गया है। उनका मकसद था इंडिया के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स और टेक्निक्स को रिवाइव करना, जैसे मुगल आर्ट की नफासत और अजंता की स्पिरिचुअलिटी, और उन्हें एक नया मॉडर्न एक्सप्रेशन देना। अच्छा। उन्होंने इसी सिद्धांत पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फो? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। उनकी कुछ सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं भारत माता, द पासिंग ऑफ शाहजहां और माय मदर। वो जापानीज वॉश टेक्निक्स से भी प्रभावित थे जिसे उन्होंने इंडियन स्टाइल्स के साथ मिलाकर अपने काम में एक यूनिक इथीरियल क्वालिटी पैदा की।
नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार उनके फेमस स्टूडेंट्स थे। और इम्प्रेशनिस्टिक? डी इम्प्रेशनिस्टिक। गलत। इम्प्रेशनिज्म एक स्पेसिफिक 19th सेंचुरी यूरोपियन आर्ट मूवमेंट था जो लाइट और पल पल बदलते मोमेंट्स को कैप्चर करने पर फोकस था। टैगोर का स्टाइल बिल्कुल अलग था। ये तो शब्द में ही है ना? अमरेंद्रनाथ टैगोर इंडिया की आर्टिस्टिक ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते थे, तो उनका स्टाइल है रिवाइवलिस्टिक। सिंपल कनेक्शन, रिवाइव इज इक्वल टू रिवाइवलिस्टिक। अभिनेन्द्रनाथ टैगोर एक रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के लीडर थे जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की ताकि एक ऐसी मॉडर्न आर्टिस्टिक आइडेंटिटी बनाई जा सके जो गर्व से इंडियन हो। ऑप्शन सी सही क्लासिफिकेशन है। वापस एंशिएंट हिस्ट्री में इस जेम के साथ यूपीएससी CSE प्रे 1998 से द बेसानगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस हैं ए संकर्षण एंड वासुदेवा, बी संकर्षण एंड प्रद्युम्न, सी संकर्षण प्रद्युम्न एंड वासुदेवा, डी ओनली वासुदेवा। ब्रॉड माइक्रो थीम, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एंड रिलीजियस हिस्ट्री। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि ये भागवतिज्म के डेवलपमेंट का सबसे पुराने सबूतों में से एक है जो बाद में मॉडर्न वैष्णविज्म में इवॉल्व हुआ। Right. ये इंस्क्रिप्शन एक पिलर पर है जिसे हेलियोडोरस पिलर या गरुड़ा पिलर के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसानगर में स्थित है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, हेलियोडोरस इंडियन नहीं थे। हाँ। वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे। इंडो ग्रीक राजा एंटीसिल्डस के कोर्ट से एक लोकल सुंगा राजा के कोर्ट में आए थे। एक ग्रीक आदमी सेंट्रल इंडिया में एक इंडियन भगवान के लिए पिलर लगा रहा है। बिल्कुल, ये उस समय हो रहे कल्चरल एक्सचेंज के बारे में कितना कुछ बताता है। एब्सोल्युटली। ये उस आइडिया को तोड़ता है कि एंशिएंट कल्चर्स आइसोलेटेड बबल्स में रहते थे। अब ये पिलर किसको डेडिकेटेड था? डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल पूछ रहा है कि इंस्क्रिप्शन किससे एसोसिएटेड विद है। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी। देखो, इंस्क्रिप्शन खुद बहुत क्लियर है। हेलियोडोरस खुद को भागवता यानी एक भक्त कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ये गरुड़ा पिलर वासुदेव के सम्मान में खड़ा किया है जिनको वो देवा देवा या गॉड ऑफ गॉड्स कहते हैं। अच्छा, तो प्राइमरी डेडिकेशन वासुदेव को है। एग्जैक्टली। तो संकर्षण और प्रद्युम्न भी भागवता ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन का मुख्य समर्पण जिसके सम्मान में ये है वो वासुदेव है। राइट। बाकी ऑप्शंस ए, बी, सी दूसरे रिलेटेड डेटीज को इंक्लूड करके इसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंसर डी ओनली वासुदेव। ये इंस्क्रिप्शन के एक्सप्लिसिट टेक्स्ट के आधार पर सबसे एक्यूरेट और डायरेक्ट आंसर है। पिलर वासुदेव के लिए बनाया गया था। तो ये प्राइमरी डेडिकेशन के बारे में है। ग्रीक एम्बेसडर का नाम सोचो, हेलियोडोरस। वो इतनी दूर से इंडिया आए अपने नए भगवान वासुदेवा को हेलो दोस्त कहने। हेलियोडोरस इज इक्वल टू हेलो दोस्त टू वासुदेवा। बेसानगर का हेलियोडोरस पिलर अर्ली भागवतिज्म का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसे ग्रीक एम्बेसडर ने मुख्य रूप से वासुदेव के सम्मान में बनवाया था। ऑप्शन डी सबसे सटीक जवाब है। चलिए अब एम्परर अशोका से सुनते हैं। क्वेश्चन 34 1998 से। The Ashokan major rock edicts which tell us about the Sangam kingdom include rock edicts. Options A, I and X, B, I and 11, C, 2 and 13, D, 2 and 14. Broad micro theme, Ashokan edicts and South Indian history. अशोका के एडिक्ट्स मौर्यन एम्पायर के ऑफिशियल गजेट जैसे हैं जो पूरे सबकॉन्टिनेंट में रॉक्स और पिलर्स पर लिखे गए हैं। Right. वो उसके शासनकाल के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। उनका एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन वो अपनी सीमाओं के पार के राज्यों से भी वाकिफ थे, स्पेशली दूर साउथ में वो राज्य जिन्हें अब हम संगम एज से जोड़ते हैं। तो अशोका एक सीईओ जैसे थे जो कंपनी वाइड मेमोज भेज रहे थे और उन मेमोज में से कुछ में उन्होंने अपने पड़ोसी कंपनीज का जिक्र किया जिनके साथ वो या तो दोस्त थे या जिन्हें वो प्रभावित करना चाहते थे। That's a great way to see it. हमें वो स्पेसिफिक मेमोज या एडिक्ट्स ढूंढने हैं। चलो उन्हें ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें वो स्पेसिफिक मेजर रॉक एडिक्ट्स ढूंढने हैं जहां संगम किंगडम्स जैसे चोलाज, पांड्याज एटसेट्रा का जिक्र है। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी। देखो, हिस्टोरिकल एविडेंस दो मुख्य एडिक्ट्स की तरफ इशारा करता है। कौन से? रॉक एडिक्ट 2। इस एडिक्ट में अशोका अपने कल्याणकारी कामों के बारे में बात करते हैं। वो गर्व से कहते हैं कि उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम किया है, सिर्फ अपने राज्य में नहीं बल्कि साउथ के पड़ोसी राज्यों में भी। और वो साफ साफ चोलाज, पांड्याज, सात्यापुत्राज और केरलापुत्राज का नाम लेते हैं। ये तो डायरेक्ट एविडेंस है। हाँ, फिर है रॉक एडिक्ट 13। ये सबसे फेमस एडिक्ट है जो कलिंगा वॉर के भयानक परिणामों का वर्णन करता है। राइट। अपने पश्चाताप को व्यक्त करने के बाद अशोका अपनी नई नीति कॉन्क्वेस्ट बाय धम्मा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने धम्मा का संदेश फैलाने के लिए कई राज्यों में मिशंस भेजे हैं और फिर से वो चोलाज और पांड्याज को सदर्न किंगडम्स में गिनते हैं जहां उनका संदेश पहुंचा है। तो फिर आंसर क्लियर है। हाँ, इन दो क्लियर रेफरेंसेस के आधार पर सही ऑप्शन है सी, 2 and 13। तो जवाब उनकी वेलफेयर और शांति की नीतियों में छुपा है। इसे अशोका के साउथ के लिए 2 पार्ट मैसेज की तरह सोचो। एडिक्ट 2 में वो कहते हैं मैं तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए हेल्थ केयर भेज रहा हूं। फिर एडिक्ट 13 में कलिंगा युद्ध के बाद वो कहते हैं मैं शांति का संदेश धम्मा भी भेज रहा हूं। तो वो दो एडिक्ट्स जो साउथ के बारे में बात करते हैं वो हैं 2 and 13। अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स 2 सोशल वेलफेयर पर और 13 कलिंगा वॉर और धम्मा कॉन्क्वेस्ट पर प्राइमरी सोर्सेज हैं जो संगम किंगडम्स जैसे चोलाज और पांड्याज का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अपनी मेंटल टाइमलाइंस तैयार कर लो इसके लिए। क्वेश्चन 35 1998 से एक क्रोनोलॉजी का सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग: 1 तुगलकाबाद, 2 लोधी गार्डन, 3 कुतुब मीनार, 4 फतेहपुर सीकरी। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर बिल्ट इज ऑप्शंस A 3142, B 3124, C 1324, D 1342। ब्रॉड माइक्रो थीम, क्रोनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर। क्रोनोलॉजी वाले सवाल आपके हिस्टोरिकल फ्लो की अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट होते हैं। इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है हर मॉन्यूमेंट को उसकी डायनेस्टी से जोड़ना और फिर डायनेस्टीज को ऑर्डर में लगाना। गुड स्ट्रैटेजी। चलो करते हैं।
3. कुतुब मीनार। इसका कंस्ट्रक्शन स्लेव डायनेस्टी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया लगभग 1199 में। ये सबसे पहला है। ठीक है। 1. तुगलकाबाद फोर्ट। इसे तुगलक डायनेस्टी के ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया लगभग 1321 में। ओके। 2. लोधी गार्डन। इसमें सैयद और लोधी डायनेस्टी के शासकों के मकबरे हैं जिन्होंने मिड 15 से अर्ली 16 सेंचुरी तक राज किया। और आखिर में 4. फतेहपुर सीकरी। इसे मुगल डायनेस्टी के एम्परर अकबर ने बनवाया लेट 16 सेंचुरी में 1571, 1585। तो डायनास्टिक ऑर्डर हुआ स्लेव, तुगलक, लोधी, मुगल। मॉन्यूमेंट्स भी उसी टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। अब उन्हें अरेंज करते हैं और सही ऑप्शन ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें कंस्ट्रक्शन का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चाहिए। ओके। क्रोनोलॉजी लॉजिक। सबसे पहले है कुतुब मीनार 3, तो सीक्वेंस 3 से शुरू होना चाहिए। इससे ऑप्शन सी और डी तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। हम ए और बी पर आ गए। करेक्ट। इसके बाद आता है तुगलकाबाद फोर्ट 1। दोनों ए और बी में सीक्वेंस 3, 1 है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तुगलक्स के बाद आए लोधीज, तो लोधी गार्डन 2 अगला है। अब ऑप्शंस चेक करो। ऑप्शन ए में 314 है, ये गलत है। ऑप्शन बी में 312 है, ये सही है। तो बी ही आंसर है। हाँ, आखिरी वाला मुगल मॉन्यूमेंट फतेहपुर सिकरी 4 ही होगा। ऑप्शन बी का सीक्वेंस 3124 हमारी टाइमलाइन से परफेक्टली मैच करता है। परफेक्ट। एलिमिनेशन इन सवालों में बेस्ट फ्रेंड है। बस दिल्ली डायनेस्टीज का ऑर्डर एक सिंपल सेंटेंस से याद रखो। स्लेव टोल्ड लोधी टू मीट। स्लेव कुतुब मीनार, तुगलक तुगलकाबाद, लोधी लोधी गार्डन और मुगल फतेहपुर सिकरी। सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रूलिंग डायनेस्टीज को फॉलो करता है। स्लेव कुतुब मीनार, तुगलक तुगलकाबाद, लोधी लोधी गार्डन और आखिर में मुगल फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन बी सही है। ये एक फैसिनेटिंग सवाल है एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 1998 से which one of the following ancient Indian records is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? Options A. Sohgaura copper plate, B. Ruminde pillar edict of Ashoka, C. Prayaga Prasasti, D. Mehroli pillar inscription of Chandra. Broad micro theme ancient administration and economy. ये सवाल एक स्टेट मैनेज्ड डिजास्टर रिलीफ सिस्टम के सबसे पुराने सबूत के बारे में पूछ रहा है। ये बेसिकली हमारे मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस या स्ट्रेटेजिक फूड रिजर्व्स का एक एंशिएंट प्रीकर्सर है। ये दिखाता है कि प्राचीन शासक अकाल से निपटने और अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। ये सोचना ही कितना इनक्रेडिबल है। ये युद्धों या राजाओं के बारे में नहीं है, ये गवर्नेंस और आम आदमी की देखभाल के बारे में है क्राइसिस के दौरान। बिल्कुल। तो हमारा सबसे पुराना सबूत कौन सा डॉक्यूमेंट है? चलो कंटेंडर्स को एग्जामिन करते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक की फ्रेजेस हैं अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर और प्रिजर्व फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग क्राइसिस। ओके। ऑप्शन सर्जरी। ए सोगोरा कॉपर प्लेट, ये सही जवाब है। सोगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो उत्तर प्रदेश में मिला है आमतौर पर मौर्यन पीरियड का माना जाता है। अच्छा। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत भाषा में लिखा है। इसमें स्पष्ट रूप से 2 पब्लिक ग्रेनरीज कोष्ठागारा की स्थापना का उल्लेख है जो अकाल के समय राहत प्रदान करने के लिए थे। इसे इस तरह का सबसे पुराना एपिग्राफिक एविडेंस माना जाता है इंडिया में। इसके बारे में और कुछ? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। इस इंस्क्रिप्शन पर कुछ सिंबल्स भी बने हैं जिसमें एक स्टिल्ट पर बना स्ट्रक्चर है जिसे ग्रैनरी माना जाता है। एक और सिमिलर इंस्क्रिप्शन महास्थान इंस्क्रिप्शन है जो अब बांग्लादेश में है, वो भी मौर्यन पीरियड का है और उसमें लोगों को धान उधार देने की बात है। वाओ। और बाकी ऑप्शंस? बी रुमिंदे पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। गलत। रुमिंदे एडिक्ट इसीलिए फेमस है क्योंकि यह अशोका की लुम्बिनी बुद्धा के जन्म स्थान की यादगार बनाता है। इसमें वो घोषणा करते हैं कि लुम्बिनी गांव टैक्स फ्री है। ये टैक्स रिलीफ के बारे में है, फूड ग्रेन स्टोरेज के बारे में नहीं। राइट। सी प्रयागा प्रशस्ति। गलत। यह इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जो गुप्ता राजा समुद्रगुप्त के लिए उनके दरबारी कवि हरिसेना ने लिखी एक प्रशस्ति है। ये सब उनकी मिलिट्री जीतों और उपलब्धियों के बारे में है। ग्रैनरीज का कोई जिक्र नहीं। ओके। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रा। गलत। ये दिल्ली का फेमस आयन पिलर है। इंस्क्रिप्शन में चंद्रा नाम के एक राजा की जीतों की प्रशंसा है। ये उनकी शक्ति और उस युग के मेटलर्जिकल स्किल का प्रमाण है, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। तो मौर्यन पहले से ही इमरजेंसीज के लिए प्लानिंग कर रहे थे। जब क्राइसिस होता है तो आपको फूड को बड़े गौर से स्टोर करना पड़ता है। सोगौरा सुनने में सोगौर से जैसा लगता है, तो सोगौरा प्लेट फूड को सावधानी से प्रिजर्व करने के लिए है। मौर्यन काल का सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन अकाल राहत के लिए अन्न भंडार स्थापित करने का सबसे पुराना ज्ञात शाही आदेश है। ऑप्शन ए हमारा जवाब है। हम फिर से अशोका के पास है। क्वेश्चन 37 1998 से विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा वॉर। ऑप्शंस हैं ए रॉक एडिक्ट 1, बी रॉक एडिक्ट 2, सी रॉक एडिक्ट 12, डी रॉक एडिक्ट 13। ब्रॉड माइक्रो थीम द कलिंगा वॉर एंड अशोकास ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंगा वॉर जो लगभग 261 BCE में लड़ा गया, अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। ये एक बेहद क्रूर और खूनी संघर्ष था जिसका परिणाम मौर्यन जीत में हुआ, लेकिन इसकी मानवीय कीमत बहुत भारी थी। इस युद्ध ने अशोका को गहरे से प्रभावित किया, जिसके कारण उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और धम्मा विजय की नीति अपनाई। ये इतिहास की सबसे महान ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज में से एक है। हाँ। एक क्रूर विजेता जिसे चंदाशोका, प्रचंड अशोका कहा जाता था, अपने ही किए हुए विनाश को देखता है और धम्माशोका, धर्मनिष्ठ अशोका में बदल जाता है। सही कहा। और उन्होंने इसे खुद डॉक्यूमेंट किया। बिल्कुल। और वो डॉक्यूमेंटेशन उनके एक मेजर रॉक एडिक्ट में मिलता है। चलो देखते हैं कौन सा। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम। हमें कलिंगा वॉर का वर्णन करने वाला स्पेसिफिक एडिक्ट ढूंढना है। ओके। ऑप्शन सर्जरी। ए रॉक एडिक्ट आई। गलत। इस एडिक्ट में पशु बलि और त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। बी रॉक एडिक्ट 2। गलत। जैसा हमने पहले देखा, इस एडिक्ट में सोशल वेलफेयर और मेडिकल फैसिलिटीज की बात है। राइट। सी रॉक एडिक्ट 12। गलत। ये एडिक्ट सभी धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए एक शक्तिशाली अपील है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कलिंगा के बारे में नहीं। तो ये 13 ही होगा। रॉक इडिक्ट 13 ये सही जवाब है। मेजर रॉक इडिक्ट 13 अशोक के इडिक्ट्स में सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंगा वॉर का एक डिटेल्ड और ग्राफिक विवरण है जिसमें कहा गया है कि लाखों लोग मारे गए या बंदी बनाए गए। राइट। यहीं पर अशोका अपना गहरा पश्चाताप व्यक्त करते हैं और युद्ध को त्याग देते हैं, ये घोषणा करते हुए कि असली जीत धम्मा की जीत है। इसके बारे में कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड ये इडिक्ट युद्ध के बारे में हमारी प्राइमरी सोर्स है। अशोका कहते हैं कि युद्ध ढोल की आवाज अब धम्मा की आवाज बन गई है। इंटरेस्टिंगली ये इडिक्ट कलिंगा में मिले वर्जन से हटा दिया गया था, शायद स्थानीय लोगों को दर्दनाक अतीत की याद न दिलाने के लिए। वाह, ये तो एक फैसिनेटिंग डिटेल है। नंबर 13 को कई कल्चर्स में अनलकी माना जाता है। कलिंगा वॉर अनगिनत लोगों के लिए एक बेहद अनलकी और दुखद घटना थी, तो अनलकी नंबर 13 कलिंगा वॉर की दुखद कहानी से रॉक एडिक्ट 13 में जुड़ जाता है। ऑप्शन डी सही है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर एक और सवाल, ये 1997 से है। Which one of the following edicts mentions the personal name of Ashoka? Options: A. Kalsi, B. Ruminde, C. Special Kalinga Edict, D. Musky. Broad micro theme, Ashokan inscriptions. ये एक क्लासिक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लंबे समय तक इतिहासकार पूरे इंडिया में ये एडिक्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन सम्राट खुद को सिर्फ अपने टाइटल से रेफर करते थे, मुख्य रूप से देवनामपिया, देवताओं का प्रिय, और पियदासी, सुदर्शन। एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी। ये तो एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर एक फैंसी टाइटल से साइन था, लेकिन केस को क्रैक करने के लिए उन्हें असली सिग्नेचर वाला एक डॉक्यूमेंट चाहिए था। बिल्कुल। तो किस इंस्क्रिप्शन ने वो महत्वपूर्ण सुराग दिया? चलो उस हिस्टोरिकल स्मोकिंग गन को ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें वो एडिक्ट ढूंढना है जिसमें अशोका नाम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी। गलत। उत्तराखंड में कालसी रॉक एडिक्ट 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का एक कंप्लीट सेट है, लेकिन उसमें देवानाम पिया पियादासी टाइटल्स का इस्तेमाल है। ओके। बी. रुमिंडेई। गलत। रुमिंडेई पिलर इंस्क्रिप्शन में भी उनके टाइटल्स का ही इस्तेमाल है। राइट। स्पेशल कलिंगा एडिक्ट। गलत। इन एडिक्ट्स में जो धोली और जोगड़ा में मिले वो अपने टाइटल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहीं वो प्रसिद्ध रूप से कहते हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो मस्की बचा। डी. मस्की ये सही जवाब है। 1915 में कर्नाटक में मास्की माइनर रॉक एडिक्ट की खोज एक ऐतिहासिक घटना थी। ये पहला इंस्क्रिप्शन था जिसमें देवानंपिया टाइटल के साथ अशोका नाम का जिक्र था। लाइन थी, देवानंपिया अशोकसा। राइट। इसने टाइटल्स को मौर्यन सम्राट अशोका से निश्चित रूप से जोड़ दिया। और इसके अलावा भी कोई है? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। मास्की के बाद 3 और इंस्क्रिप्शंस मिले जहां अशोका नाम था, गुजरा मध्य प्रदेश में और निट्टूर और उदयगोलम कर्नाटक में। तो कुल मिलाकर 4 इंस्क्रिप्शंस में उनका पर्सनल नाम मिलता है। मास्की बस खोजा जाने वाला पहला था। ये एक बढ़िया पीस ऑफ ट्रिविया है। इतिहासकारों को राजा की आइडेंटिटी को अनमास्क करना था। मस्की एडिक्ट ने देवानम प्रिया टाइटल का मास्क उतारा और असली नाम अशोका सामने लाया। जबकि ज्यादातर एडिक्ट्स में टाइटल्स का इस्तेमाल है, मस्की इंस्क्रिप्शन पहला था जिसमें स्पष्ट रूप से अशोका नाम का इस्तेमाल हुआ, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए मौर्यंस के साथ एक और सवाल के लिए रुकते हैं। 1997 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट? ऑप्शंस हैं ए. These are highly polished. B. These are monolithic. C. The shaft of pillars is tapering in shape. D. These are parts of architectural structures. Broad micro theme Mauryan art and architecture. अशोकन पिलर्स मौर्यन साम्राज्य के आइकॉनिक सिंबल्स हैं और इंजीनियरिंग और आर्ट के मास्टरपीसेस हैं। उन्हें धम्मा का संदेश फैलाने और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था। उनकी कुछ बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ। और ये सवाल एक नेगेटिव सवाल है, तो हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो फॉल्स है। तो स्पॉट द लाई खेलने का टाइम आ गया है। 3 स्टेटमेंट सच है और एक झूठ है। चलो झूठ को पकड़ते हैं। चलो। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक, कीवर्ड है इनकरेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। राइट। स्टेटमेंट सर्जरी ए. These are highly polished. ये ट्रू है। ये पिलर्स मौर्यन पॉलिश के लिए फेमस हैं, एक आईने जैसी चमक जो हजारों सालों से बनी हुई है। राइट। बी. These are monolithic. ये भी ट्रू है। मोनोलिथिक का मतलब है कि वो एक ही विशाल पत्थर के टुकड़े से काटे गए थे। इनक्रेडिबल। सी. द शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप। ये भी ट्रू है। पिलर नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है और ऊपर की तरफ धीरे धीरे पतला होता जाता है। ओके। वे पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है और इसलिए हमारा सही जवाब है। अशोकन पिलर्स फ्री स्टैंडिंग इंडिपेंडेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। उन्हें खुले में या स्तूपास के पास खड़ा किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी महल, हॉल या बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। पेरिफेरल नॉलेज हाइल्ड। ये मौर्यन पिलर्स और पुराने अछामेनियन पर्शियन पिलर्स के बीच एक की डिफरेंस है, जो अक्सर बड़ी पैलेस कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा होते थे और स्ट्रक्चरल पर्पस सर्व करते थे। अशोकन पिलर्स आमतौर पर चुनार, वाराणसी के पास के सैंडस्टोन से बने और उनके ऊपर एक एनिमल कैपिटल होता है, जैसे सारनाथ का फेमस लायन कैपिटल। ये एक शानदार डिस्टिंक्शन है याद रखने के लिए। अशोकन पिलर्स को गर्व से स्टैंड अलोन इंडिविजुअल्स की तरह सोचो, उन्हें किसी बिल्डिंग के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कि वो पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, गलत है। दे स्टैंड अलोन। अशोकन पिलर्स वाकई हाईली पॉलिश्ड, मोनोलिथिक और टेपरिंग है, लेकिन वो फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स का हिस्सा नहीं। इसलिए स्टेटमेंट डी गलत है। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मुगल दौर में। क्वेश्चन 40 1996 से पूछता है, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर ऑप्शंस ए. हुमायूं, बी. अकबर, सी. जहांगीर और डी. शाहजहां। ब्रॉड माइक्रो थीम मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग का एवोल्यूशन अपने आप में एक कहानी है। इसे फॉर्मली इंडिया में हुमायूं ने इंट्रोड्यूस किया, जो अपने एग्जाइल से वापसी पर 2 मास्टर पर्शियन आर्टिस्ट को साथ लाए थे। राइट। इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया अकबर ने, जिन्होंने एक बड़ा इंपीरियल वर्कशॉप कारखाना स्थापित किया और हमजानामा जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स कमीशन किए। लेकिन सवाल इसके जेनिथ के बारे में है।
उसकी रिफाइनमेंट और शान का एब्सोल्यूट पीक। ये एक फैमिली बिजनेस जैसा है। दादा हुमायूं ने शुरू किया, पिता अकबर ने इसे एक बड़े एंटरप्राइज में बदला, लेकिन बेटा असली कनसर खुद एक आर्टिस्ट बना जिसने क्वालिटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचाया। परफेक्ट एनालॉजी। हमें उस बेटे को ढूंढना है। चलो उसे पहचानते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक, कीवर्ड है जेनिथ या पीक। ओके, ऑप्शन सर्जरी। गलत। उन्होंने नींव रखी, लेकिन उनका शासनकाल इतना टर्बुलेंट और छोटा था कि ये फल फूल नहीं सका। ठीक है। अकबर, गलत। अकबर के अंदर पेंटिंग्स बहुत ज्यादा और डायनामिक थी, मेनली लार्ज स्केल मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस पर फोकस थी। स्टाइल पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स का फ्यूजन था, लेकिन फोकस स्टोरी टेलिंग और एक्शन पर था, फाइन डिटेल और नेचुरलिज्म पर नहीं। अच्छा। सी, जहांगीर, ये सही जवाब है। जहांगीर एक पैशनेट नेचुरलिस्ट और एक पार्की आर्ट कॉनोसॉर थे। उनके संरक्षण में फोकस बड़े मैन्युस्क्रिप्ट्स को इलस्ट्रेट करने से हटकर एक्सक्विजिट इंडिविजुअल पेंटिंग्स बनाने पर शिफ्ट हो गया। पोर्ट्रेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और फ्लावर्स की स्टडीज। वाओ। स्टाइल अत्यंत रियलिस्टिक, रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड हो गया। इसी को जेनिथ माना जाता है। उनके बारे में वो फेमस कहानी भी है। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। हाँ, जहांगीर इतने जानकार थे कि उन्होंने मशहूर तौर पर दावा किया था कि अगर एक पेंटिंग कई आर्टिस्ट ने मिलकर बनाई हो तो वो पहचान सकते हैं कि कौन सा हिस्सा किस आर्टिस्ट ने बनाया है, एक आईब्रो तक। उनके टॉप पेंटर्स उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे मास्टर्स थे। और शाहजहां? गलत। शाहजहां का प्राइमरी पैशन आर्किटेक्चर था। ताजमहल, रेड फोर्ट, पेंटिंग जारी रही, लेकिन वो ज्यादा फॉर्मल, रिजिड और हेवली ऑर्नामेंटेड हो गई। उसने जहांगीर के दौर की नेचुरलिस्टिक स्पॉन्टेनिटी और वाइब्रेंसी खो दी। तो जहांगीर अल्टीमेट आर्ट क्रिटिक और पेट्रन थे। याद रखो, जे फॉर जहांगीर और जे फॉर जूल। वो मुगल पेंटिंग के ताज में एक जूल थे। वो दुनिया को एक पेंटिंग के लेंस से देखते थे। जबकि हुमायूं ने शुरू किया और अकबर ने इसे बढ़ाया। मुगल पेंटिंग अपनी रिफाइनमेंट, नेचुरलिज्म और सोफिस्टिकेशन के एब्सोल्यूट जेनिथ पर कॉनिसियर सम्राट जहांगीर के अंडर पहुंची। ऑप्शन सी ही है। अगला सवाल मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर के बारे में है। 1995 से which one of the following monuments has a dome which is said to be one of the largest in the world? Options: A. Tomb of Sher Shah, Sasaram. B. Jama Masjid, Delhi. C. Tomb of Ghiyas-uddin Tughlaq, Delhi. D. Gol Gumbad, Bijapur. ब्रॉड माइक्रो थीम, डेक्कन सल्तनत आर्किटेक्चर। ये सवाल एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल फीचर के बारे में है, एक विशाल डोम। हम एक ऐसे मॉन्यूमेंट की तलाश में है जो अपने डोम के विशाल आकार के लिए ग्लोबल स्केल पर फेमस है। राइट, एक इतना बड़ा डोम कि वो अपने आप में एक लैंडमार्क बन गया हो। चलो इस हेवीवेट टाइटल के कंटेंडर्स को देखते हैं। लेट्स डू इट। डीप ऑप्शन एनालिसिस, क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम्स इन द वर्ल्ड वाला मॉन्यूमेंट ढूंढना है। ओके। ऑप्शन सर्जरी। ए. टूम्ब ऑफ शेरशाह, सासाराम। गलत। ये एक शानदार मकबरा है जो एक आर्टिफिशियल झील के बीच में है। इसका डोम काफी प्रभावशाली है, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़ों की लीग में नहीं है। ठीक है। बी. जामा मस्जिद, दिल्ली। गलत। ये एक विशाल मस्जिद है जिसके 3 सुंदर मार्बल डोम्स हैं, लेकिन वो अपना इंडिविजुअल साइज के लिए ग्लोबल स्केल पर फेमस नहीं है। सी. टूम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गलत। ये मकबरा अपनी तुगलक आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक स्लोपिंग वॉल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका डोम अपेक्षाकृत छोटा है। तो गोल गुंबद ही होगा। गोल गुंबद, बीजापुर। ये सही जवाब है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका नाम ही गोल गुंबद है। राउंड डोम। हाँ, इसका डोम दुनिया के सबसे बड़े अनसपोर्टेड डोम्स में से एक है, एक आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग मार्वल। और उसकी अकूस्टिक्स। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। बिल्कुल, गोल गुंबद अपनी अद्भुत अकूस्टिक्स के लिए फेमस है, खासकर विस्परिंग गैलरी जो डोम के अंदर चलती है। एक कोने में किया गया हल्का सा फिसफिसाहट भी दूसरे कोने में 120 फीट से ज्यादा दूर साफ सुनाई देता है। तो नाम ही सब कुछ बता देता है। गोल गुंबद का मतलब ही है राउंड डोम। ये अपने विशाल गोल डोम के लिए फेमस है और ये इतना बड़ा है कि ये दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स के लिए स्टडी करने का एक गोल बन गया। बीजापुर कर्नाटका में गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा अपने विशाल अनसपोर्टेड डोम के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे बड़ों में से एक है। ऑप्शन डी क्लियर विनर है। पेंटिंग पर एक और सवाल 1995 से। The Mughal school of painting formed the spinal cord of the various schools of Indian miniature art. Which one of the following painting styles was not affected by Mughal painting? Options हैं A. पहाड़ी, B. राजस्थानी, C. कांगड़ा, D. कालीघाटा। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। यहाँ कॉन्सेप्ट है आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस का। मुगल कोर्ट सदियों तक कल्चर और पावर का एपिसेंटर था, तो नेचुरली उनके सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग स्टाइल का रीजनल किंगडम्स पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। राइट। जैसे जैसे मुगल पावर कमजोर हुई, कई आर्टिस्ट इंपीरियल कोर्ट से राजपूत और पहाड़ी राजाओं के दरबारों में चले गए, अपनी टेक्निक्स और स्टाइल्स को साथ लेकर। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि कौन सा स्टाइल प्रभावित नहीं हुआ। तो मुगल पेंटिंग मुख्य नदी जैसी थी और कई छोटी छोटी धाराएं, रीजनल स्कूल्स, उससे निकली या उससे पानी लिया। एक्सीलेंट एनालॉजी। हमें एक ऐसी पेंटिंग स्कूल की तलाश है जो एक अलग आइसोलेटेड झील जैसी थी, जिसका अपना पानी का सोर्स था। बिल्कुल, चलो उस झील को ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक। की फ्रेज है नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग। ओके। ऑप्शन सर्जरी। गलत। पहाड़ी पेंटिंग जो हिमालयन फुटहिल्स जैसे बसौली, गुलेर, कांगड़ा में डेवलप हुई, मुगल स्टाइल से खासकर अपने बाद के चरणों में काफी प्रभावित थी। राइट। बी राजस्थानी। गलत। राजस्थानी स्कूल्स मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी एक्सेट्रा का मुगल कोर्ट के साथ गहरा और लगातार इंटरेक्शन था। उन्होंने अपने वाइब्रेंट ट्रेडिशनल स्टाइल्स को मुगल रियलिज्म के साथ मिलाया। और कांगड़ा। कांगड़ा। ओके। गलत। कांगड़ा पहाड़ी पेंटिंग की सबसे फेमस सब स्कूल्स में से एक है। ये अपने लिरिकल और रिफाइंड स्टाइल के लिए जानी जाती है, जो मुगल नफासत और स्थानीय डिवोशनल थीम्स का एक सुंदर सिंथेसिस है। तो कालीघाटा ही बचा। डी कालीघाट। ये सही जवाब है। कालीघाटा पेंटिंग एक बिल्कुल अलग चीज थी। इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी में कलकत्ता, अब कोलकाता में हुई, कालीघाट काली टेम्पल के पास। अच्छा। ये मुगल पेंटिंग की तरह एलीट के लिए कोटली आर्ट नहीं थी। ये एक फोक आर्ट थी जो स्थानीय कलाकारों, पटवास द्वारा तीर्थयात्रियों और आम जनता के लिए बनाई जाती थी। इसके बारे में और कुछ? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड।
कालीघाटा पेंटिंग्स की पहचान उनकी बोल्ड स्वीपिंग ब्रश लाइंस, सिंपल फॉर्म्स और वाइब्रेंट कलर्स से होती है। उनमें देवी देवताओं को दिखाया जाता था, लेकिन साथ ही कलकत्ता के समकालीन सामाजिक जीवन, बाबू कल्चर पर व्यंग्य भी किया जाता था। इसका प्रभाव स्थानीय लोक परंपराएं और नया यूरोपियन प्रेजेंस था, न कि हिस्टोरिकल मुगल स्कूल। तो ये आम जनता के लिए आर्ट थी, महलों के लिए नहीं। मुगल आर्ट कोर्ट आर्ट थी, कालीघाटा आर्ट घाट से थी, काली मंदिर के पास। कोर्ट और घाट्स दो अलग दुनियाएं थीं और उनके आर्ट स्टाइल्स आपस में नहीं मिले। जबकि पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा स्कूल्स मुगल स्टाइल से काफी प्रभावित थे, कालीघाटा पेंटिंग एक बहुत बाद का इंडिपेंडेंट फोक आर्ट डेवलपमेंट था, जिसके रूट्स और उद्देश्य बिल्कुल अलग थे। ऑप्शन डी सही है। चलिए महाराष्ट्र की शानदार गुफाओं की तरफ वापस चलते हैं। क्वेश्चन 43 1994 से। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट इलोरा रिप्रेजेंट ओनली। ऑप्शंस हैं ए बुद्धिस्ट्स, बी बुद्धिस्ट्स एंड जैन्स, सी हिंदूज एंड जैन्स एंड डी हिंदूज बुद्धिस्ट्स एंड जैन्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, रॉक कट आर्किटेक्चर। एलोरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बिल्कुल यूनिक है। जबकि अजंता प्योरली बुद्धिस्ट है, एलोरा प्राचीन भारत में अस्तित्व में रही धार्मिक सामंजस्य और सहिष्णुता का प्रतीक है। राइट। ये साइट एक चट्टान के चेहरे में काटी गई रॉक कट केव्स और मंदिरों की एक श्रृंखला है। सवाल इन संरचनाओं के धार्मिक संबंधों के बारे में पूछ रहा है। ये एक पहाड़ से तराशा गया प्राचीन मल्टी फेथ स्पिरिचुअल सेंटर जैसा है। बिल्कुल। सह अस्तित्व के बारे में एक शक्तिशाली बयान पत्थर में लिखा हुआ। तो वहां कौन से धर्म रिप्रेजेंट किए गए हैं? चलो फैक्ट्स को सीधा करते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक। सवाल पूछ रहा है कि इलोरा में कौन से धर्म रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ ओनली शब्द का मतलब है कि हमें सबसे कंप्लीट और एक्यूरेट सेट चुनना चाहिए। ओके। ऑप्शन सर्जरी। इलोरा कॉम्प्लेक्स में कुल 34 मुख्य केव्स हैं। राइट। केव्स 1 to 12 सदर्न साइड पर बुद्धिस्ट हैं, केव्स 13 to 29 सेंटर में हिंदू हैं और केव्स 30 to 34 नॉर्दर्न साइड पर जैन हैं। तो तीनों ही है। हाँ, तो इलोरा स्पष्ट रूप से उस युग के तीनों प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए डी हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स सही और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है। और वहां का सबसे फेमस स्ट्रक्चर? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। इलोरा का एब्सोल्यूट शो स्टॉपर है केव 16 कैलाशा टेम्पल। ये केव नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब इसे एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया। इनक्रेडिबल। यह लॉर्ड शिवा को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जिसे 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलासा टेम्पल उन चीजों में से एक है जिन पर विश्वास करने के लिए उन्हें देखना पड़ता है। एलोरा को ऑल रिलीजन्स की तरह सोचो, इसमें लगभग सबके लिए जगह है। ये हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स का स्वागत करता है। एलोरा इज इक्वल टू ऑल रिलीजन्स। एलोरा तीन महान प्राचीन भारतीय धर्मों हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक अनोखा और सामंजस्यपूर्ण संगम है। सब एक दूसरे के बगल में तराशे गए। ऑप्शन डी पूरा जवाब है। चलिए एक ऐसे शासक के बारे में बात करते हैं जो अपने छोटे से शासनकाल में भी एक प्रतिभाशाली प्रशासक और एक महान निर्माता थे। क्वेश्चन 44 1993 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह? ऑप्शंस हैं ए किला एकूना एट दिल्ली, बी अताला मस्जिद एट जौनपुर, सी बारा सोना मस्जिद एट गौर, डी कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली। ब्रॉड माइक्रो थीम, सू डायनेस्टी आर्किटेक्चर। शेरशाह सूरी, जिन्होंने थोड़े समय के लिए मुगल शासन को रोका, एक विजनरी थे। वो ग्रैंड ट्रंक रोड और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए फेमस हैं। हाँ, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण बिल्डर भी थे। उनका आर्किटेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुराने सल्तनत स्टाइल और बाद में आने वाले मैच्योर मुगल स्टाइल के बीच एक ट्रांजिशन बनाता है। तो वो सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, आर्किटेक्चरली भी एक ब्रिज थे। तो इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट उनकी पहचान है? चलो ढूंढते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें शेरशाह द्वारा बनाया गया मॉन्यूमेंट पहचानना है। ओके। ऑप्शन सर्जरी। ए किला कोहना एट दिल्ली, ये सही जवाब है। किला कोहना मस्जिद, पुराने किले की मस्जिद, दिल्ली के पुराना किला कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। अच्छा। पुराना किले का कंस्ट्रक्शन शेरशाह ने शुरू किया था और ये मस्जिद उनके रॉयल चैपल के रूप में काम करती थी। इसे सूर आर्किटेक्चर का एक हाई पॉइंट माना जाता है। और उनका सबसे फेमस मॉन्यूमेंट? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। शेरशाह की सबसे शानदार आर्किटेक्चरल रचना उनका अपना मकबरा है सासाराम, बिहार में, जो एक झील के बीच में एक विशाल ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। ओके। और बाकी ऑप्शंस? बी अताला मस्जिद एट जौनपुर। गलत। ये शार्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का प्राइम एग्जाम्पल है। इसे जौनपुर सुल्तानियत के शासक इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। ठीक है। बड़ा सोना मस्जिद एट गौर। गलत। ये महान सुनहरी मस्जिद गौर वेस्ट बंगाल में है और ये बंगाल सुल्तानत स्टाइल का एक प्रोडक्ट है। एंड द लास्ट वन? डी कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क एट दिल्ली। गलत। ये दिल्ली में बनाई गई सबसे पहली मस्जिदों में से एक थी, जिसे स्लेव डायनेस्टी के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी के अंत में बनवाया था। तो दिल्ली में उनका मास्टरपीस पुराने किले के अंदर है। शेरशाह अपने किले के किंग थे, तो किला एक खुन्ना मस्जिद किंग शेरशाह ने बनवाई। सुंदर किला एक खुन्ना मस्जिद जो दिल्ली के पुराना किले के अंदर है, शेरशाह सूरी का एक मुख्य आर्किटेक्चरल योगदान है। ऑप्शन ए सही है। केव्स से जुड़ा एक और सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है। 1993 से है। द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन। ऑप्शंस हैं ए नासिक, एलोरा एंड अजंता, बी जुन्नार, कल्याण एंड पिटलखोरा, सी अजंता, भाजा, पिटलखोरा एंड कुंडाने, डी भाजा, पिटलखोरा, कुंडाने एंड कार्ले। ब्रॉड माइक्रो थीम, रॉक कट केव्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ओके, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का रीजन स्पेशली महाराष्ट्र में लिटरली सैकड़ों रॉक कट केव से भरा पड़ा है। हाँ। सभी ऑप्शंस में मेंशन की गई सारी जगहें वेस्टर्न इंडिया में रॉक कट केव्स की साइट्स हैं।
तो सवाल आखिर पूछ क्या रहा है? ये आपसे सबसे प्रमुख और रिप्रेजेंटेटिव क्लस्टर ऑफ साइट्स को पहचानने के लिए कह रहा है। ये वैसा ही है जैसे पूछा जाए इंडिया के मेजर सिटीज कहाँ हैं और एक ऑप्शन हो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दूसरा हो पुणे, नागपुर, लखनऊ। सही पकड़ा। दोनों सही है, लेकिन पहला वाला बड़े स्केल पर सबसे सिग्निफिकेंट वालों को लिस्ट करता है। हमें वेस्टर्न इंडियन केव्स का दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ढूंढना है। इस सवाल को समझने का ये परफेक्ट तरीका है। चलो इस पर्सपेक्टिव से ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक। हमें वेस्टर्न इंडिया में रॉक कट केव्स की लोकेशंस पहचाननी है। ऑप्शंस को देखते हुए ये एक बेस्ट फिट सवाल है। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी देखो, सारे ऑप्शंस देखो। भाजा, कार्ले, कोंडाने, जुनार, पिटलकोरा, ये सब सतवाहना पीरियड की इंपॉर्टेंट अर्ली बुद्धिस्ट रॉक कट साइट्स हैं। राइट। लेकिन ऑप्शन ए में नासिक, एलोरा एंड अजंता लिस्ट किए गए हैं। ये तीनों आमतौर पर इंडिया में रॉक कट आर्किटेक्चर के बिग 3 हैं। अच्छा। अजंता अपनी पेंटिंग्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। एलोरा 3 धर्मों के रिप्रेजेंटेशन और मोनोलिथिक कैलासा टेम्पल के लिए यूनिक है। और नासिक पांडवलेनी अर्ली बुद्धिस्ट केव्स का एक और मेजर क्लस्टर है। तो ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, सबसे लंबा टाइमलाइन और इस आर्ट फॉर्म के सबसे फेमस एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नासिक, एलोरा एंड अजंता सबसे उपयुक्त और रिप्रेजेंटेटिव जवाब है। तो ये हेडलाइनर्स चुनने के बारे में है, फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले किसी भी बैंड के बारे में नहीं। वेस्टर्न केव्स का AEN याद रखो। A फॉर अजंता, E फॉर एलोरा और N फॉर नासिक। ये टाइटन्स हैं, एब्सोल्यूट मस्ट नोज। जबकि सारे ऑप्शंस वैलिड साइट्स लिस्ट करते हैं, नासिक, एलोरा और अजंता का ट्रियो वेस्टर्न इंडिया में रॉक कट केव्स का सबसे फेमस, सिग्निफिकेंट और डाइवर्स क्लस्टर रिप्रेजेंट करता है, जो इसे सबसे अच्छा जवाब बनाता है। ऑप्शन ए सही है। और अब हम आ गए हैं अपने आज के डीप डाइव के आखिरी सवाल पर। ये UPPCS प्री 2011 से है। हु बिल्ट गुजारी महल? ऑप्शंस हैं ए सूरज सेन, बी मानसिंह, सी तेजकरण और डी अकबर। ब्रॉड माइक्रो थीम, मिडीवल आर्किटेक्चर एंड रूलर्स। गुजरी महल शानदार ग्वालियर फोर्ट के अंदर स्थित एक महल है, लेकिन ये सिर्फ एक महल से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी का स्मारक है। अच्छा। इसे एक तोमर राजपूत शासक ने अपनी रानी के लिए बनवाया था, जो गुर्जर समुदाय से थी। वो अपनी सुंदरता, साहस और शक्ति के लिए जानी जाती थी। प्यार के लिए बनवाया गया महल, ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो चलो उस राजा को पहचानते हैं जिसने ये रोमांटिक मॉन्यूमेंट बनवाया। चलो डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम चेक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसने बनवाया सवाल है। ठीक है। ऑप्शन सर्जरी। ए सूरज सेन। गलत। सूरज सेन एक स्थानीय सरदार थे जिन्हें 8th सेंचुरी में ग्वालियर शहर की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन उन्होंने गुजरी महल नहीं बनवाया। ओके। बी मानसिंह। ये सही जवाब है। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, जिन्होंने 15th के अंत और 16th सेंचुरी के शुरुआत में शासन किया, ने गुजरी महल अपनी प्रिय रानी मृग्यानिनी, हिरन जैसी आंखों वाली, के लिए बनवाया था। राइट। वो एक गुजर थी और इसलिए महल को गुजरी महल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बारे में और कुछ? पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। राजा मानसिंह तोमर कला और संगीत के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में ऐतिहासिक संगीतकार तानसेन भी थे, अकबर के दरबार में जाने से पहले। ग्वालियर फोर्ट खुद एक विशाल और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध संरचना है, जिसे अक्सर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बाकी ऑप्शंस? सी तेजकरण। गलत। इस महल से जुड़े सही शासक नहीं है। गलत। मुगल सम्राट अकबर ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया और इसे हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए एक राज्य जेल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने गुजरी महल नहीं बनवाया। और आज के लिए आखिरी बार इसे याद रखने की एक ट्रिक। एक महान मन ने अपनी गुजरी रानी के लिए महल बनवाया, तो मानसिंह ने गुजरी महल बनवाया। एक सिंपल सी कहानी है जिसे याद रखना आसान है। ग्वालियर फोर्ट में गुजरी महल प्यार का प्रतीक था, जिसे तोमर शासक राजा मानसिंह तोमर में अपनी रानी मृगिनायानी के लिए बनवाया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। रिकैप एंड कंटेंट इम्बाइबिंग, और इसी के साथ ये सफर यहाँ खत्म होता है। क्या शानदार हाई एनर्जी जर्नी थी। हमने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और हिस्ट्री की सदियों की यात्रा की। चलो एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या क्या मास्टर किया। जरूर। ब्रॉड माइक्रो थीम, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड एडिक्ट्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया। सबसे पहले पेंटिंग्स। हमने देखा कि अजंता और लिपाक्षी म्यूरल पेंटिंग्स के चैंपियंस हैं, और गुप्ता गोल्डन एज के 2 सुपरस्टार्स हैं, अजंता और बाग केव्स। बिल्कुल। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, हमने 3 मेन स्टाइल्स को अनलॉक किया, नगारा नॉर्थ के लिए, द्रविला साउथ के लिए और हाइब्रिड वैसारा डेक्कन के लिए। हाँ, मॉन्यूमेंट्स एंड रूलर्स। हमने विरूपाक्षा टेम्पल को हम्पी में लोकेट किया, कंफर्म किया कि होयसाला आर्ट का सेंटर हालेबेड और बेलूर है, और गोल गुंबद के विशाल डोम की खोज की। और हमने शासकों को उनकी रचनाओं से जोड़ा, जैसे जहांगीर को मुगल पेंटिंग के जेनिथ से और मानसिंह तोमर को गुजारी महल से। और आखिर में एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। हमने अशोका के संदेशों को डिकोड किया, कलिंगा युद्ध की कहानी एडिक्ट 13 में ढूंढी, साउथ का जिक्र एडिक्ट्स 2 एंड 13 में पाया, और उनका पर्सनल नाम अशोका मास्की एडिक्ट में पहचाना। हर सवाल एक नए कॉन्सेप्ट का दरवाजा था। हमने नॉलेज, लॉजिक और एलिमिनेशन के शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करके उन्हें सॉल्व किया। याद रखिए, इतिहास सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। बिल्कुल। ये डॉट्स को कनेक्ट करना है, क्यों को समझना है, और मानव की रचनात्मकता, भक्ति और शक्ति की अद्भुत कहानियों की सराहना करना है। एब्सोल्युटली। आज हमने इन मॉन्यूमेंट्स और आर्टवर्क्स को एग्जाम के सवालों के लेंस से देखा। आपके लिए एक आखिरी सोच, हमने डिस्कस किया कि ये मॉन्यूमेंट्स किसने बनवाए और कहाँ हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन हजारों अनजान लोगों के बारे में सोचें। वो शिल्पकार, वो चित्रकार, वो मजदूर जिसने अजंता म्यूरल्स के लिए रंग मिलाए, या जिसने अशोकन पिलर को आईने जैसी चमक दी। उनकी क्या कहानी थी? शायद अगली बार जब आप इन जगहों की तस्वीर देखें तो सिर्फ राजा को नहीं, बल्कि उन हाथों को इमेजिन करने की कोशिश करें जिन्होंने इसे बनाया। इस सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप बीइंग क्यूरियस।